यह अद्भुत संयोग है कि आज बजट के बाद इस आभासी मंच पर जो भारत का आम बजट प्रस्तुत हुआ है, जिसे भारत के संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से जाना जाता है, वह प्रस्तुत हुआ है। और उसका नीरछीर, उसका परीक्षण एक अर्थशास्त्री ही अपने विवेक दृष्टि से करेगा। और उस दो अर्थशास्त्री हमारे बीच उपस्थित हैं। प्रोफेसर उमेश प्रताप सिंह, जो आज के मुख्य विषय पर अपना पाठ्य प्रस्तुत करेंगे, आत्मनिर्भर भारतीय अर्थव्यवस्था की चुनौतियां और बजट। और इस पर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करेंगे आर्थिक दृष्टि से डॉक्टर हर्षमणि सिंह जी। और इस पर अपनी महत्वपूर्ण इसकी मीमांसा करेंगे हिमाचल केंद्रीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ प्रोफेसर और दीनदयाल उपाध्याय अध्ययन केंद्र के निदेशक प्रोफेसर उदयभान सिंह जी। प्रोफेसर उदयभान सर का आशीर्वाद हम सबको सदैव प्राप्त होता रहता है। अभी मुझे उम्मीद है, अभी अभी सूचना मिली है कि चीन से विवेक मणि जी भी हम लोगों के साथ अभी जुड़ जाएंगे। तो आज के विषय के पहले मैं एक संक्षिप्त परिचय लोक पहल का प्रस्तुत करना चाहूंगा। हमारी परंपरा रही है, 3 से अधिक वर्षों से, हम ये 4 वर्षों से भी अधिक हो गए हैं यह कार्यक्रम करते हुए। लोक पहल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचारों का ही अनुगमन करके लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को ही एक सहयोगी के रूप में, वैचारिक सहयोगी के रूप में आगे बढ़ाता है। लोक पहल के हमारे 5 महत्वपूर्ण आदर्श हैं, जिसे हम 5 सांस्कृतिक अधिष्ठान या पंच महाभूत कहते हैं। जिसमें पहला हमारे आदर्श हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चतुर्थ सरसंघ चालक प्रोफेसर राजेंद्र सिंह उप आख्यान रज्जू भैया, जिनका यह कथन था कि भारत में समता से भी अधिक आवश्यक है सामाजिक समरसता। तो भारत में राष्ट्रीय एकात्मकता और सामाजिक समरसता के दृढ़ मनस्वी प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया हमारे श्रेय प्रेय पाथेय हैं, हमारे आदर्श हैं। दूसरा एक महत्वपूर्ण नाम इसी में जुड़ता है ब्रह्मलीन महंत पूज्य अवैधनाथ जी का। अवैधनाथ जी कहा करते थे कि भारत में सामाजिक न्याय का अर्थ है हिंदुत्व का संरक्षण करना। वह कहते थे कि भारत के प्रत्येक व्यक्ति को अगर प्राणवान होना है और भारत को भव्य और दिव्य बनाना है, प्रत्येक व्यक्ति को अगर आत्मोत्थान करना है, तो उसके लिए हिंदुत्व का रास्ता ही व्यक्तिगत जीवन, राष्ट्रीय जीवन और सामाजिक जीवन का महत्वपूर्ण पक्ष हो सकता है। और उसके बिना भारत अधूरा रहेगा। ऐसे ब्रह्मलीन महंत पूज्य अवैधनाथ जी हमारे महनीय आदर्श हैं। भारत के सांस्कृतिक आंदोलन में जितना महत्वपूर्ण योगदान पूज्य महंत अवैधनाथ जी का है, वह अविस्मरणीय है, जिसे हम कभी नहीं भुला सकते। आज अयोध्या में जो राम का भव्य दिव्य मंदिर और जो विश्व को आलोकित कर रहा है, विश्व को आकर्षित कर रहा है, उसके उसके नींव में अगर कोई महापुरुष समाया हुआ है, जिसने यह प्राण प्रतिष्ठा में, आप जिसके नेतृत्व में आज राम मंदिर का की बाद में कालांतर में प्राण प्रतिष्ठा होती है, उसके यागिक अनुष्ठान के सबसे बड़े मनीषी पूज्य अवैधनाथ जी हैं। राम मंदिर आंदोलन को जन जन का आंदोलन बनाने वाले पूज्य अशोक जी सिंघल, हर हृदय तक पहुंचा देने वाले पूज्य अशोक जी सिंघल हमारे महनीय आदर्श हैं। प्राच्य और पाश्चात्य शिक्षा पद्धति, स्वदेशी के पुरोधा और स्वदेशी के बिना आत्मसम्मान, और आत्मसम्मान के बिना राष्ट्रीय स्वाभिमान का जागरण नहीं हो सकता। ऐसे हिंदू महासभा के संस्थापक भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय हमारे आदर्श हैं, हमारे महनीय व्यक्तित्व है। और अंतिम जो व्यक्तित्व है वह है पंडित दीनदयाल उपाध्याय। हर हाथ को काम, हर खेत को पानी, इसके बिना भारत को हम गरीबी से विमुक्त नहीं कर सकते हैं। हम व्यक्ति हैं, व्यक्ति का जन्म एक परिवार में होता है, परिवार से निकलते हैं तो उसका एक समाज होता है, जाति होती है।
जात से निकलता है तो समाज, और समाज से निकलता है तो जो बड़ा संवास होता है, जो बड़ा आकार होता है, जो बड़ा स्वरूप इंफ्रास्ट्रक्चर का होता है, वह होता है राष्ट्र। तो व्यक्ति से राष्ट्र का एकाकार करने वाले एकात्म मानववाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय हमारे महनीय आदर्श हैं। तो इन्हीं आदर्शों को लेके लोक पहल निरंतर आगे बढ़ता रहता है। लोक पहल के हमारे जो अध्यक्ष हैं वो है प्रयाग विश्वविद्यालय के ही पूर्व कुल सचिव रह चुके डॉक्टर बाबूलाल आर्या। हमारे जो लोक पहल के संयोजक हैं माननीय डॉक्टर विजय कुमार सिंह जी, जो राष्ट्रीय स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय प्रचार टोली के प्रमुख हैं। इसी तरह प्रोफेसर आलोक चौहान, प्रोफेसर संतोष सिंह, प्रोफेसर अविनाश पार्थीडकर अ, हमारे अगुआ मार्गदर्शक कार्यकर्ता हैं, डॉक्टर भावेश द्विवेदी, डॉक्टर हर्षमणि सिंह जैसे महत्वपूर्ण लोग इस लोक पहल को संचालित करते हैं। और लोक पहल का एक छोटा सा संक्षिप्त परिचय है। निस्वार्थ रूप से उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की नीतियों को, उनकी उनकी सांस्कृतिक नीतियों, उनके राजनीतिक नीतियों, उनकी सामाजिक नीतियों, उनके सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का निरंतर प्रचार प्रसार सोशल मीडिया के माध्यम से, फिजिकल भौतिक रूप से और संचार के माध्यमों से प्रचारित प्रसारित करना, उसका अनुसमर्थन करना निस्वार्थ रूप से लोक पहल का आदर्श है। यही हमारे लोक पहल की एक छोटा एक परिचय है, भूमिका। और निरंतर हम लोग लगभग 2019 से हम लोग ये निरंतर प्रयास कर रहे हैं। 18 के प्रारंभ से हम लोग 18-19 के मध्य में ही हम लोग ये प्रचार कर रहे हैं, तब से अविराम यात्रा चल रही है। और हम लगभग 10 लाख लोगों तक अपनी बात को लेके पहुंचते हैं। संघ के बड़े विचारक प्रोफेसर्स इस पर अपनी बात रख चुके हैं। इसी कड़ी में एक महनीय अर्थशास्त्री, जैसा कि मैंने पहले कहा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पढ़े लिखे, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एक ख्यातिलब्ध अर्थशास्त्री प्रोफेसर अमरेंद्र सर के नेतृत्व में ही आपने कुशल मार्गदर्शन में आपने अपना डिफिल की डिग्री भी प्राप्त की है, और एक वरिष्ठ अर्थशास्त्री हैं, एक लोकप्रिय शिक्षक हैं, और सबसे महत्वपूर्ण आप एक बहुत ही साधारण सहज व्यक्तित्व और कृतित्व के धनी व्यक्ति हैं। और हमारा सौभाग्य है कि निरंतर स्नेह और आशीर्वाद आपका प्राप्त होता रहता है। तो मैं कुछ अधिक न कहते हुए आत्मनिर्भर भारत पर हम लोग क्या बोलेंगे, तो सर को मैं सीधे आज के पाठे के लिए आमंत्रित करता हूं, प्रोफेसर उमेश प्रताप सिंह सर को। बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश जी। और सबसे पहले आपका और हर्षमणि जी का बहुत बहुत आभार कि आपने इस बड़े मंच पर मुझे अपनी बात रखने के लिए आमंत्रित। आपने उन महान आत्माओं का नाम, महंत वैद्यनाथ जी, दीनदयाल उपाध्याय जी, मदन मोहन मालवीय जी, अज्जू भैया, इन महान आत्माओं को नमन करते हुए अ, अपनी बात शुरू करूंगा। इस मंच से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं सभी को सादर। अ, जैसा कि आपने कहा कि कल बजट पेश हुआ था, वित्त मंत्री ने कल बजट पेश किया था और बजट पर हम लोग बात करेंगे। हमारे बीच में हर्षमणि जी भी हैं, और हिमाचल प्रदेश से आपने बताया कि वहाँ के विश्वविद्यालय के भी कोई प्रोफेसर साहब जुड़े। उदयभान सिंह जी सर, जी 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 सर, सर। जी सर, जी जी। तो आप सभी के भी हम लोग विचार, कल हर्षमणि जी से बात हुई थी तो ये हुआ था कि ज़्यादा बेहतर हो कि बजट पर परिचर्चा किया जाए, बनस्पत इसके कि कोई लेक्चर हो। तो ये चाहूंगा कि जितने लोग जुड़े हैं बाद में कुछ प्रश्न उत्तर हो, और अपनी बात अगर बजट पर कहना चाहें तो बिल्कुल कहें। हर्षमणि जी और उदयभान सर तो बात रखेंगे ही। यह बजट मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट था, और मैं इसे दृष्टि से देखता हूं कि सरकार ने पिछले एक दशक में जिन नीतियों को आगे बढ़ाया था उसी के में यह बजट नीतियों से आगे बढ़कर हमें एक दिशा निर्देश देता है, भविष्य की रूपरेखा बनाता है। और यह समय की भी मांग थी
और मोदी सरकार की नीतियों के क्रम में ये आगे का कदम भी होना चाहिए था कि इस तरह के कदम उठाए, जिससे कि अब अर्थव्यवस्था में कुछ संरचनात्मक परिवर्तन होने के साथ साथ मांग में वृद्धि हो। अगर हम देखें पिछले कुछ वर्षों से, विशेषकर कोरोना काल के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर औसतन, अगर हम वार्षिक रूप से देखें तो 6%, 5% के आसपास रही है। 2014 से अब तक का अगर हम एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट देखें तो लगभग 6% रही है। और निश्चित रूप से, जैसा कि यह सरकार बार बार कहती है कि हम 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाएंगे, इसके लिए कम से कम 8% की ग्रोथ रेट जरूरी है। तभी बड़े पैमाने पर जो हमारी बेरोजगारी है वो बेरोजगारी दूर होगी और अर्थव्यवस्था में एक्सेलरेशन होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ जो है तेज होगा। सरकार के तमाम उपायों के बावजूद सरकार ने अभी 3-4 साल पहले कारपोरेशन टैक्स में काफ़ी कमी लाई थी। सरकार पिछले 5-7 वर्षों से अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को लगातार बढ़ा रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार ने खूब दिल खोल करके खर्च किया है। इसके बावजूद अगर आप देखें, निजी क्षेत्र ने सरकार की सोच के अनुरूप और सरकार की नीतियों के अनुरूप निवेश नहीं बढ़ाया है। और ये आप वित्त मंत्री के भाषण में आपने देखे, अगर आप ध्यान दिए होंगे तो वित्त मंत्री एक जगह कह रही हैं कि ये निजी क्षेत्र जो है हनुमान की तरह हो गया है, हनुमान जी की तरह, कि क्या इसको अपनी शक्ति का याद दिलाना पड़ेगा क्या बार बार कि भाई आप निवेश करो अर्थव्यवस्था में। ये वित्त मंत्री का कहीं ना कहीं सरकार का फ्रस्ट्रेशन बोल रहा था कि हमने निजी क्षेत्र को कारपोरेशन टैक्स में इतनी छूट दी, हम इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके दे रहे हैं, लेकिन इन कर छूटों के बावजूद भी, आधारिक संरचना के निर्माण के बाद भी पीएलआई स्कीम जो उत्पादन से लिंक्ड प्रोत्साहन स्कीम थी, उसमें सरकार ने इन बड़ी बड़ी कंपनियों को भारी सब्सिडी दी। उसके बावजूद जो सरकार अपेक्षित इन्वेस्टमेंट चाह रही थी, जो सरकार अपेक्षित निवेश चाह रही थी, वो निवेश बढ़ा। अब ये बात अंततः सरकार को समझ में आई कि समस्या दूसरी तरफ से है, और समस्या ये है कि निजी निवेश तब तक नहीं बढ़ेगा जब तक कि बाजार में मांग नहीं बढ़ेगी। निजी क्षेत्र ने उन तमाम छूटों का उपयोग किया अपने पुराने ऋणों को चुकता करने में। कोरोना से पहले एक बड़ी कैपेसिटी बिल्ड की थी निजी क्षेत्र ने, और उसके लिए उसने काफी उधार लिया था। कोरोना के बाद चूंकि मांग कम हो गई, उत्पादन अगर नहीं बिकेगा तो कोई भी कंपनी नहीं उत्पादन को आगे बढ़ाएगी, तो उन छूटों का लाभ, कर छूटों का लाभ, और सरकार ने जो प्रोत्साहन दिए उसका उपयोग उन्होंने अपने ऋण को चुकाने में किया। और इसीलिए इस बार सरकार के बजट में एक डायरेक्शनल चेंज है, एक फंडामेंटल चेंज दिखाई देता है, जिसको कि कल जो है मोदी जी ने एक बात कही थी, सार था कि सरकार का खजाना अब लोगों की जेब से भरेगा। उन्होंने कहा कि पहले की सरकारें अपना खजाना भरने पर सोचती थी, और अब सरकार जनता का जेब कैसे भरे इस पर ध्यान देगी। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। महत्वपूर्ण बात इसलिए है क्योंकि अब सरकार ये मान करके चल रही है कि जब जनता ज्यादा खर्च करेगी, उपभोग व्यय में वृद्धि होगी, मांग बढ़ेगी, और ये तभी होगा जब जनता के हाथ में हम ज्यादा पैसा देंगे। तो पूरी कवायद बजट की ये है कि जनता के हाथ में कैसे ज्यादा से ज्यादा पैसा दिया जाए। और ये डायरेक्शनल चेंज इस बजट से नहीं शुरू हुआ है, मुझे लग रहा है कि ये 1.5-2 साल पहले से शुरू हो गया। वो लाडली बहना स्कीम हो या किसानों को लिए ये कुछ राजनीतिक मजबूरियां ही कहिए, लेकिन और ये रणनीतिक रूप से भी काफी महत्वपूर्ण है। किसानों को जो आर्थिक सहायता सरकार दे रही है कि जनता के हाथ में पैसा जाए और जनता ज्यादा से ज्यादा खर्च करे। और उसी के तहत सरकार ने जो सबसे एक बड़ा, और मैं समझता हूं अप्रत्याशित, क्योंकि हम लोग भी कल विश्लेषण कर रहे थे बजट से पहले, तो ये हम लोगों ने भी नहीं सोचा था कि वित्त मंत्री से 4-5 साल से मध्य वर्ग जो है, विशेषकर जो वेतन भोगी वर्ग है, वो लगातार ही अपेक्षा कर रहा है कि कर में कुछ छूट दी जाएगी, और एक बम्पर छूट मिली, अप्रत्याशित छूट मिली, अनएक्सपेक्टेड, कि 7 लाख से लिमिट को सीधे बढ़ा करके 12 लाख कर देना। 10 लाख तक हम लोग सोच रहे थे। ये एक बहुत बड़ा बदलाव, ये बड़ा बदलाव
अर्थव्यवस्था को निश्चित रूप से गति देगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए दो राय नहीं है क्योंकि इससे अर्थव्यवस्था में 1 लाख करोड़ रुपया अतिरिक्त आएगा। 1 लाख करोड़ रुपया ये कहाँ खर्च होगा? ये मध्य वर्ग ज्यादातर उन वस्तुओं पे खर्च करेगा जो कि उपभोग की वस्तुएं हैं, और उससे तमाम दूसरे सेक्टर्स को फायदा होगा। और जैसा कि हम जानते हैं कि जब एक क्षेत्र में मांग बढ़ती है तो उस क्षेत्र में निवेश बढ़ता है, उस क्षेत्र में रोजगार बढ़ता है, और वहां से ये जो रोजगार के द्वारा आय उत्पन्न सृजित होती है वो दूसरे क्षेत्रों में भी मांग को बढ़ाती है, जिसको हम लोग मल्टीप्लायर इफेक्ट या गुणक प्रभाव करते हैं, और यह आगे आय को और द्विगुणित करती है और इकोनॉमिक ग्रोथ चल पड़ता है। और जब इकोनॉमिक ग्रोथ एक बार चल पड़ता है तो फिर अर्थव्यवस्था में अगर कोई दोबारा व्यवधान उत्पन्न न हुआ तो अर्थव्यवस्था में आर्थिक समृद्धि दर वो लगातार कुछ वर्षों तक तेज बनी रहेगी। तो एक सबसे महत्वपूर्ण बात इस बजट की है जो कि कर के माध्यम से सरकार ने लोगों की जेब भरने का कार्य किया है, और एक जो आय जो वेतनभोगी वर्ग है, विशेष रूप से जो 12 लाख तक की, सरकार ने जो 12 लाख तक की आय है उसको पूरी तरह से कर मुक्त कर दिया है। वेतनभोगी वर्ग के लिए 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन अगर हम देख लें तो 12,75,000 रुपए तक जिसकी आय है उसको कोई कर नहीं देना है। और यही नहीं, जो स्लैब्स में भी परिवर्तन किए गए वो भी बड़े महत्वपूर्ण है। पहले 15 लाख से ऊपर पर 30% टैक्स था, अब 24 लाख से ऊपर की आय पे 30% टैक्स है। तो ये जो निजी उपभोग व्यय है जो कि हमारे कुल जीडीपी का लगभग 55 से 60% तक बैठता है, अगर ये बढ़ेगा तो निश्चित रूप से अर्थव्यवस्था में समृद्धि बढ़ेगी। और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण था कि पिछले 4-5 वर्षों में मुद्रास्फीति के कारण और विशेषकर जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है उसमें वृद्धि के कारण सब्जियों की कीमतें, फलों की कीमतें, खाद्यान्नों की कीमतें बीच बीच में इतना ज़्यादा बढ़ जा रही थी कि हमारा खाद्य सूचकांक जो है वो तेजी से वो ऊपर बढ़ जाता था। तो लोगों की वास्तविक आय में वास्तव में वृद्धि नहीं हो रही थी। तो इसलिए भी यह जो मध्यम वर्ग का सेंटिमेंट है, ये सिर्फ उपभोग व्यय की नहीं, मध्यम वर्ग के सेंटिमेंट को सुधारेगा। और ये सेंटिमेंट अर्थव्यवस्था में बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। इस सेंटिमेंट के सुधरने से पूरी अर्थव्यवस्था में सिर्फ उपभोक्ताओं के ही सिर्फ इन जो आयकर दे रहे हैं जिनकी आय कुछ बचेगी, ये इन्हीं के सेंटिमेंट में सुधार नहीं होगा, ये निवेशकों के भी सेंटिमेंट में सुधार करेगा। और जो निवेश पिछले निजी क्षेत्र का निवेश विशेष रूप से पिछले 4-5 वर्षों से लगभग रुका हुआ है उसमें वृद्धि होगी। ये एक बड़ा महत्वपूर्ण परिवर्तन है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है इस बजट की, मैं आंकड़ों पर बहुत ज्यादा नहीं जा रहा हूं, अगर बात होगी, अगर आंकड़ों में आएंगे तो मैं उन पर कुछ चर्चा कर ली जाएगी, लेकिन मुझे लग रहा है कि आज ही बजट आया, सब लोग पेपर पढ़ रहे होंगे तो उन आंकड़ों पर बहुत विस्तार से जाने का कोई मतलब है। तो दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि लोगों की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ाने के साथ साथ, लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ाने के साथ साथ, कि लोगों की आय बढ़ेगी, उपभोग बढ़ेगा, बचत बढ़ेगी, निवेश बढ़ेगा, आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी, जिसकी चर्चा मैं कर रहा हूं। और निजी निवेश जो है नई कैपेबिलिटीज क्रिएट करेगा, अर्थव्यवस्था की प्रोडक्टिव सब्सिडी बढ़ेगी। दूसरा इसका पहलू क्या है कि सरकार को जो 1 लाख करोड़ रुपया मिलता वो उसके पॉकेट से निकल गया, वो चल गया अर्थव्यवस्था में। तो सरकार का फिस्कल डिफिसिट बढ़ना चाहिए था। इसके बावजूद सरकार ने कहा कि हमारा राजकोषीय घाटा जो हम 4.5% का टारगेट लेकर के चल रहे थे वो 4.4% ही रहे। यह जो फिस्कल डिसिप्लिन का उदाहरण दिया है सरकार ने, राजकोषीय अनुशासन का ये जो उसने वो पेश किया है, ये भी काबिल तारीफ। ये काबिल तारीफ क्यों? इसका अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा? सरकार जब ज्यादा व्यय करती है या करों में छूट देती है तो उससे उसे अधिक धन उधार लेना पड़ता है। उसकी भरपाई जो इतना जितना उधार लेगी उतना ही फिस्कल डिफिसिट होगा। फिस्कल डिफिसिट कम होने का मतलब कि उधार कम लेगी। सरकार इसके बावजूद कम उधार ले रही है, क्योंकि तो जब कम उधार ले रही है तो इसका मतलब कि वो जो अर्थव्यवस्था में जो उधार नहीं ले रही है वो जनता के पास जाएगा, निवेश के रूप में वो निजी उद्यमियों के पास जाएगा।
क्योंकि सरकार जब ज्यादा उधार लेती है तो निजी क्षेत्र के लिए उधार लेने के लिए कम धन छोड़ती है। अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र निजी क्षेत्र के जब कम पैसा बचता है तो बैंक रेट बढ़ा देते हैं। बैंक रेट बढ़ा देते हैं तो लोन लेना महंगा हो जाता है। जो निजी उद्यमियों के लिए लोन लेना ही महंगा नहीं हो जाता, मकान बनवाने के लिए भी लोन लेना महंगा हो जाएगा, गाड़ी खरीदने के लिए भी लोन लेना महंगा हो गया। अब क्या है कि जब 1 लाख करोड़ रुपया एक्स्ट्रा आएगा और उसके साथ साथ जब सरकार की उधारी भी कम होगी तो निजी क्षेत्र के पास ज्यादा संसाधन बचेंगे, अर्थव्यवस्था में ज्यादा लिक्विडिटी आएगी। और मुझे ये मतलब मुझे ये पूरी अपेक्षा है कि जो 7 फरवरी को जो मौद्रिक नीति आएगी, जो केंद्रीय बैंक पेश करेगा 7 फरवरी को, उसमें ब्याज दर में भी कमी कर सकता है, क्योंकि इस समय कीमतें भी नियंत्रित में है। अगर ब्याज दर में कमी आती है, इससे उधार निजी उधार बढ़ेंगे, निजी निवेश बढ़ेगा, और ये भी एक तरह से कंजम्पशन को करेगा। लोग अगर हाउसिंग सेक्टर में निवेश करते हैं, लोग अगर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के लिए ऋण लेते हैं, तो निश्चित रूप से इससे काफी असर पड़ने वाला है। ये अर्थव्यवस्था में मांग को और अधिक, हाँ थोड़ा सा अगर इनडायरेक्ट टैक्सेस में भी रिफॉर्म दे। दो बातों पर मैं लास्ट में उस पर इशारा थोड़ा करूंगा कि अभी भी जो टैक्स रेशनलाइजेशन का काम है पूरा नहीं हुआ है, अभी भी स्लैब्स ज्यादा हैं। जब अगर हम न्यू टैक्स रिजिम में देखें तो 24 लाख तक ही जो है लगभग 7 स्लैब्स हैं। रेशनलाइजेशन के डिमांड ये भी है कि भाई आप उन टैक्स स्लैब्स को कम करें। और यही चीज इनडायरेक्ट टैक्सेस के लिए, इनडायरेक्ट टैक्सेस में आपने 18% जो 18 और 28% का स्लैब्स है, अगर आप उसको भी कम कर देंगे तो ये जो डिमांड बूस्टअप हुई है, ये इसको और बढ़ावा मिलेगा, और ये आगे अर्थव्यवस्था में निवेश को और आय को और तेजी से। सरकार का ये जो राजकोषीय अनुशासन है, ये काबिले तारीफ है। सरकार ने अगर सरकार का आप ऋण भी देखिए तो सरकार ने टारगेट रखा है कि 2030-31 तक हम इसको जीडीपी का घटा करके, अभी जो लगभग 55% समथिंग है, उसको घटा करके 51% तक ले आएंगे। तो ये जो फिजिकल कंसोलिडेशन का मामला है, ये भी अर्थव्यवस्था को एक सही संदेश देता है, और ये निजी क्षेत्र को निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। तीसरी महत्वपूर्ण बात, जो कि पिछले 3-4 वर्षों से जिस पर लगातार विपक्षी सरकार को घेरते रहे हैं, कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं हो रहा, रोजगार सृजन नहीं हो। तो जैसा कि मैंने कहा कि सरकार जब उपभोग को, खपत को बढ़ावा दे रही है, तो इससे जब मांग बढ़ेगी, नया निवेश होगा तो रोजगार बढ़ेगा। एक तो रोजगार बढ़ाने के लिए ये सरकार ने तरीका चुना। दूसरा, सरकार ने एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए बजट में कुछ विशेष उपाय किए। सरकार ने पहली चीज तो है कि एमएसएमई की, जो मध्यम और लघु श्रेणी के उद्योग हैं, उनकी परिभाषा उसने बदल दी। लगभग जो उनका टर्नओवर और इन्वेस्टमेंट की बेसिस पर जो इनको परिभाषित किया जाता था, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं और सर्विस सेक्टर के स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, उन सबको या तो डबल कर दिया गया है, या कुछ मामलों में उनको 2.5 गुना कर दिया गया है। जाहिर सी बात है कि लेबर कास्ट हाल के वर्षों में जो रॉ मटेरियल उनकी भी कास्ट बढ़ी है, लेबर कास्ट भी बढ़ी है। तो जो मध्यम पहले 250 करोड़ का जिनका टर्नओवर था, उनका 300 करोड़ का टर्नओवर हो गया। वो सारी सरकार की सुविधाओं से वंचित रह गए, जो कि लघु और मध्यम उद्योग को मिलता था। अब वो लिमिट बढ़ा करके 500 करोड़ की हो गई, तो अब वो उन सुविधाओं को वो दोबारा वापस पा सकेंगे। होता क्या था कि बहुत सारे उद्यम इसीलिए अपने उत्पादन को बढ़ाने का प्रयास ही नहीं करते थे कि भाई हम जो है अभी टर्नओवर 250 करोड़ है, बढ़कर के 300 करोड़ हो जाएगा तो उत्पादन क्षमता तो हम बढ़ा लेंगे, इंप्लॉयमेंट भी उससे बढ़ेगा, अर्थव्यवस्था को फायदा होगा, लेकिन उनका नुकसान होगा, उनको सारी सुविधाओं से वंचित रहना पड़ेगा जो कि सरकार की तरफ से मिल रही है। ये सरकार ने एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम उठाया है, और इससे इस पूरी इंडस्ट्री को, और आपको जान करके आश्चर्य होगा कि जो हमारे लघु व कुटीर उद्योग है, मध्यम उद्योग है, इनका पूरी अर्थव्यवस्था में बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान है। ये हमारे हमारा जो टोटल विनिर्माण क्षेत्र का जो टोटल प्रोडक्शन है, उसमें इनका 36% कंट्रीब्यूशन है। एक्सपोर्ट में हमारा कुल इनका 46% कंट्रीब्यूशन है। लगभग 7.5 करोड़ लोगों को इनके में रोजगार मिला हुआ है, 7.5 करोड़ लोगों को।
ये रोजगार देने वाला कृषि के बाद एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जो कि इसमें रोजगार पाया हुआ है। और सरकार ने एमएसएमई में उन उद्योगों पर ज्यादा फोकस किया है जो कि लेबर, वैसे ही ये लेबर इंटेंसिव है, और सरकार का फोकस भी विनिर्माण क्षेत्र में उन उद्योग क्षेत्र, उन क्षेत्रों में है जो कि श्रम प्रधान उद्योग, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, खिलौने, फुटवियर, लेदर इंडस्ट्री। और ये फोकस इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि चीन का दबदबा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्यात में। अगर डोनाल्ड ट्रंप चीन पर किसी प्रकार का प्रतिबंध लगाते हैं और चीन के निर्यात में अमेरिका को होने वाले निर्यात में कमी आती है, तो यह एक बेहतरीन मौका है भारत के पास कि वह इन वस्तुओं के निर्यात को बढ़ाए। और निश्चित रूप से अगर सरकार का प्रोत्साहन इस क्षेत्र को मिला, जो कि बजट में जिस तरह का उल्लेख है, इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र हो, चाहे खिलौना का क्षेत्र हो, चाहे फुटवियर का क्षेत्र हो, तो बड़े पैमाने पर हमारे एक्सपोर्ट में वृद्धि होगी। एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए भी सरकार की जो नीतियां हैं वो बड़ी महत्वपूर्ण हैं। और एक्सपोर्ट सेक्टर भी अपने आप में बहुत बड़े पैमाने पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारा एक्सपोर्ट सेक्टर क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। तो अगर इन सेक्टर्स को सरकार बजट में प्रमोट करने के लिए इन्होंने अगर महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, तो इससे हमारा क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, और जो हमारा मेक इन इंडिया ब्रांड है और मेड इन इंडिया ब्रांड है, उसको एक वैश्विक पहचान मिलेगी, जिस पर कि सरकार ने कहा कि हम फोकस कर रहे हैं। सरकार के इस कदम से अभी जो है, जैसा कि जो आंकड़े ये बताते हैं कि लगभग 5.7 करोड़ के आसपास एमएसएमई है भारत में, लेकिन जो रजिस्टर्ड एमएसएमई है वो मात्र 1 करोड़ है। तो जो सरकारी सुविधा मिलेगी वो 1 ही करोड़ को मिलेगी। अच्छा, रजिस्ट्रेशन न कराने का एक बड़ा कारण ये है, मैंने चूंकि बहुत सारी इधर प्रतापगढ़ और इलाहाबाद वगैरह बहुत सारी इंडस्ट्रीज का मैंने सर्वे किया है, उसका एक बड़ा कारण ये है कि वो टैक्स से बचना चाहते हैं। सरकार जो 1 लाख करोड़ रुपया का राहत देने का उसने ये निर्णय लिया, साहसिक कदम लिया, इसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि सरकार का टैक्स का दायरा बड़ा है। अब एक सब्जी वाला से लेकर के चाय की दुकान वाला भी यूपीआई का पेमेंट कर रहा है, जिस पर कि सरकार को टैक्स मिल रहा है। सरकार को हर एक पेमेंट पे कुछ ना कुछ टैक्स मिल रहा है, तो अब हर व्यक्ति टैक्स दे रहा है किसी न किसी रूप में। तो जो एमएसएमई रजिस्टर्ड नहीं है, वो धीरे धीरे उनके उनके भी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। वो भी एक तरह से हमारे फार्मल सेक्टर का हिस्सा होंगे, विशेषकर जो माइक्रो इंडस्ट्रीज हैं जो कि अब तक जो है वो नहीं जुड़ी हुई हैं। तो एमएसएमई को बढ़ावा देकर के एक सरकार जो है वो रोजगार बढ़ाने का प्रयास कर रही है। दूसरा जो रोजगार बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण बात है, जिसका मैं अलग से भी थोड़ी चर्चा करूंगा, एग्रीकल्चर सेक्टर का, कि एग्रीकल्चर सेक्टर पर भी सरकार ने जो ध्यान दिया है वो उन क्षेत्रों की ओर ध्यान दिया है, उन फसलों की ओर ध्यान दिया है, और उस तबके पर ध्यान दिया है जो कि अब तक मोर और लेस नेग्लेक्टेड रहे। हालांकि ग्रीन रेवोल्यूशन के दौरान तो पूरी तरह से नेग्लेक्टेड थे, 90s के बाद सरकार ने कुछ फोकस किया है, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन का असर जो है पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और कुछ दूसरे राज्यों के कुछ सीमित क्षेत्रों में रहा था। बिहार को तो सरकार ने खैर बहुत इस पर बात हुई, मधुबनी साड़ी भी पहन करके आई थी वित्त मंत्री महोदया, और बिहार के लिए मखाना बोर्ड और प्रसंस्करण के लिए वहां बढ़ावा देने के लिए जो पूरा सिस्टम तैयार किया जा रहा है। ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि उसका असर जो है पूरे ईस्टर्न इंडिया में पड़ेगा। और ये पूरा पूर्वी भारत जो है अब तक नेग्लेक्टेड है। कृषि क्षेत्र के ही विकास की तरफ अगर हम ध्यान दें तो पूर्वी क्षेत्र का कृषि क्षेत्र में या कृषि उत्पादन में बड़ा थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन है। और एग्रीकल्चर सेक्टर में अब अगर आपको ग्रोथ रेट बढ़ानी है तो यह आवश्यक, और रोजगार सृजन के लिए भी अभी भी हमारा लगभग आधा, हमारी कुल लेबर फोर्स का लगभग आधे लेबर फोर्स जो एग्रीकल्चर सेक्टर में लगी हुई है। और एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर आपको क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है, अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में लगे लोगों की आय को बढ़ाना है, तो ये आवश्यक है कि एक तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन हो, फसलों का विविधीकरण हो, और दूसरा फूड प्रोसेसिंग पर सरकार फोकस करे, एग्रीकल्चर सेक्टर में वैल्यू एडिशन पर सरकार फोकस करे। और इस फसल विविधीकरण पर सरकार ने ध्यान दिया है,
वो आपका वो दलहन मिशन हो या तिलहन मिशन हो, दलहन तिलहन पर हम बहुत बड़े पैमाने पर आयात करते हैं, ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है। तो दलहन को बढ़ाने का जो सरकार ने प्रयास किया है, जो तिलहन के लिए बढ़ाने के लिए प्रयास किया है, प्रोक्योरमेंट के लिए भी दलहन के लिए कहा गया है, कपास के लिए सरकार ने जो बात की है, और साथ ही साथ फलों और सब्जियों का उत्पादन बढ़ाने के लिए और उनके प्रसंस्करण के लिए, और जो एलाइड एक्टिविटीज हैं, पशुपालन है, मत्स्य पालन है, ये एलाइड एक्टिविटीज को बढ़ा करके हम एग्रीकल्चर सेक्टर में जो सरप्लस पॉपुलेशन है उनको हम यहां लगा सकते हैं और क्वालिटी इंप्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं। ये ये पिछले कुछ वर्षों से थोड़ा थोड़ा प्रयास लगातार हो रहा है, लेकिन सरकार ने इस पर विशेष रूप से इस बार फोकस किया है। अगर आप वित्त मंत्री ने कहा अर्थव्यवस्था का एग्रीकल्चर सेक्टर प्रथम इंजन है, लेकिन बजट नहीं बढ़ाया है। बजट पिछले साल से अगर आप तुलना करें तो 2.5% कम हो गया है, लेकिन जो बजट को डाइवर्ट किया है ये महत्वपूर्ण है। डाइवर्ट किया है, जो मैं कह रहा हूं, उन क्षेत्रों की ओर, उन फसलों की ओर जो कि कृषि उत्पादन बढ़ाने में, उसमें वैल्यू एडिशन करने में, इंप्लॉयमेंट जनरेट करने में महत्वपूर्ण है। और इससे जब कृषि क्षेत्र में जब जब समृद्धि तेज होती है, तो चूंकि एक लगभग हमारी 2/3 पॉपुलेशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर सेक्टर में, तो वो हमारे पूरे इकोनॉमिक ग्रोथ को एक्सिलरेट करती है। तो ये एक मैं समझता हूं कि एक जो है ये महत्वपूर्ण कदम है। सरकार ने जो हमारे कुल किसान हैं उसका 88% किसान ऐसे हैं जिनकी जोतों का आकार 2 हेक्टेयर से कम है, जिन्हें अर्थशास्त्र की भाषा में सीमांत और लघु कृषक कहते हैं। सरकार ने इनके लिए ऋण की सुविधा भी बढ़ाने के लिए प्रयास किया है। जो किसान क्रेडिट कार्ड था उसके जरिए पहले वो अधिकतम 3 लाख ऋण ले सकते थे, या 5 लाख ऋण ले सकते हैं। और ये छूट जो है मछुआरों के लिए भी दिया गया है, ये पशुपालकों के लिए भी दिया है। मतलब किसी भी चीज का, वो मुर्गी पालन कर रहे हो, भेड़ पालन कर रहे हो, सुअर पालन कर रहे हो, उसके लिए भी ये है। उनको उनको भैंस या गाय पालना है, उसका दूध बेचना है। निश्चित रूप से ये कृषि क्षेत्र के विकास के लिहाज से अगर हम देखें तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। रोजगार सृजन के लिहाज से अगर हम देखें तो एक और महत्वपूर्ण उपाय से रोजगार बढ़ेगा, और वो है हॉस्पिटैलिटी सेक्टर और टूरिज्म। सरकार टूरिज्म में बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बहुत है। होम स्टे, छोटे होटल व्यवसायियों के लिए सरकार ने उसको मुद्रा लोन योजना से है। छोटे उद्यमियों को वित्तीय सहायता मिले, वे पर्यटन उद्योग में आए, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में आए। इसके लिए सरकार ने कुछ प्रोत्साहन की भी अलग से घोषणा की है। पिछले बजट में भी इसकी बात हुई थी, इस बजट में उसको और बढ़ावा दिया गया है। आधारिक संरचना का जो निर्माण हुआ है विभिन्न जगहों पे, धार्मिक स्थलों का या दूसरे जो पर्यटक स्थल हैं, उस पर जो सरकार ने उनके इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो निवेश किया है, उसके कारण हर एक क्षेत्र में पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। और अगर छोटे छोटे उद्यमियों को अगर सहायता मिलेगी तो निश्चित रूप से पर्यटन उद्योग में बड़े पैमाने पर रोजगार का सृजन होगा, स्थानीय उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा, और यह कुल मिला करके अगर हम देखें तो ये हमारे आर्थिक विकास की गति को तेज करेगा। एक और महत्वपूर्ण बात रोजगार बढ़ाने के संदर्भ में जो मैं अंतिम कहूंगा, अंतिम बात रोजगार बढ़ाने के संदर्भ में, जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया कि निर्यात बढ़ाने के लिए भी सरकार ने कुछ निर्यात प्रोत्साहन मिशन स्थापित करने की घोषणा की है। और इस निर्यात प्रोत्साहन मिशन की सरकार का फोकस उन उन आइटम्स पे है और उन एरियाज पे है। एरियाज का मतलब कि जो डायरेक्शन ऑफ ट्रेड है उसको चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं कि उन देशों में, उन क्षेत्रों में कुछ नई मार्केट ढूंढा जाए, और अपने जिन वस्तुओं का हम अभी तक कम निर्यात करते थे उन वस्तुओं का निर्यात कैसे बढ़ाया जाए और दूसरे देशों में बाजार क्रिएट किया जाए, इसके लिए भी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। तो इस लिहाज से भी ये उत्पादन रोजगार बढ़ाने के लिहाज से महत्वपूर्ण है, क्योंकि निर्यात में जैसा कि मैंने आपसे कहा कि छोटे उद्योगों का, मध्यम उद्योगों का बहुत बड़ा रोल है, 40% उनका कंट्रीब्यूशन है। और सरकार ने विनिर्माण राष्ट्रीय मिशन की घोषणा की है। उसमें पहली बार
मध्यम और छोटे उद्योगों को ज्यादा फोकस करने के लिए। साथ ही साथ सरकार ने जो पूंजीगत व्यय लगभग 11 लाख करोड़ रुपए से अधिक का रखा, 11.21 करोड़ लगभग है। इस साल 11.11 था। और उसके लेकिन चुनाव उनाव के कारण जो है सरकार पूरा खर्च नहीं कर पाई, वो लगभग 10 लाख करोड़ से भी कम खर्च हुआ। तो उस लिहाज से अगर हम देखें तो 10% की पूंजीगत में वृद्धि दिखती है। ये जो पूंजीगत व्यय है, सरकार उसको स्टेग्नेशन, पिछले 2-3 सालों से उसमें स्टेग्नेशन जरूर दिख रहा है, लेकिन यह पूंजीगत व्यय लगातार अभी 1 दशक तक बनाए रखने की आवश्यकता है, क्योंकि अभी भी हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी लैक है। अभी भी हमें हमें इंफ्रास्ट्रक्चर को, विशेषकर जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें भी अभी काफी लैक है। रही बात सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की, सामाजिक आधारिक संरचना की, तो शिक्षा और स्वास्थ्य को धीरे धीरे सरकार, आधारिक संरचना में भी सरकार भी मान के चल रही कि निजी क्षेत्र, अब फिर से प्राइवेट पब्लिक पार्टिसिपेशन को सरकार ज्यादा फोकस कर रही है और उस पर ज्यादा ध्यान देने की बात कर रही है, और इसीलिए बढ़ा नहीं रही है इन पर निवेश, कि निजी क्षेत्र अब आएगा खुलकर निवेश करेगा। लेकिन विशेष रूप से निजी क्षेत्र के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में उनका प्रवेश ज्यादा से ज्यादा हो, इसके लिए सरकार उपाय कर रही है। इसका एक अलग से चर्चा का विषय है कि सरकार को शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को कितना खोलना चाहिए और सरकार को कितना इन सुविधाओं को बढ़ाने के लिए स्वयं प्रयास करना चाहिए, एक अलग ये मुद्दा है। इसके अतिरिक्त राज्यों के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए का 50 वर्ष के लिए सरकार ब्याज मुक्त ऋण, और ये ऐसी योजना है जो कि राज्यों को आधारिक संरचना बेहतर करने के लिए बाध्य। और कुछ और अगर योजनाओं को अगर हम जोड़ राज्यों के लिए, जैसे जो शहरी विकास के लिए सरकार ने एक योजना शुरू की है, जिसमें कि राज्यों की भागीदारी, उसमें सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए का फंड बनाया है। और अगर राज्य और लोकल बॉडीज उसमें, क्योंकि उनके सहयोग से ही वो होगा, अगर राज्य चाहेंगे तभी उनके यहाँ सरकार इसलिए 1 लाख करोड़ रुपए के फंड से वहां निवेश करेगी शहरी ढांचा को मजबूत करने के लिए। तो कुल मिलाकर देखेंगे, राज्य भी उसमें निवेश करता है तो 2.5 लाख से 3 लाख करोड़ रुपए तक का निवेश होगा। और एक बड़ी राशि है निश्चित रूप से, जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है ना, रियल एस्टेट सेक्टर है, वो भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। और अगर ये हालांकि राज्यों का जो रवैया है उसमें व्यवहारिक धरातल पर ये योजना कितनी सफल होगी, इसमें थोड़ा सा आशंका उत्पन्न होती है। लेकिन अगर ये व्यवहारिक धरातल पर सही ढंग से योजना उतरती है, क्रियान्वित होती है सही ढंग से, तो निश्चित रूप से इससे रोजगार बढ़ेगा और रियल एस्टेट सेक्टर को एक बूस्टअप मिलेगा। क्योंकि जो रुकी हुई परियोजनाएं हैं, लगभग 2.5 लाख करोड़ की परियोजनाएं अटकी पड़ी हैं, जो मकान अनबिके हैं। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि पिछले 40 वर्षों में पहली बार ऐसा हुआ है कि एफोर्डेबल हाउसिंग की डिमांड निगेटिव रही है। एफोर्डेबल हाउसिंग की ही डिमांड ज्यादा रहती रही है। अब क्या हो रहा है कि कोरोना के बाद से चूंकि डिस्पैरिटीज ज्यादा बढ़ी हैं, तो जो ऊपर का तबका है, 3 करोड़ के मकान बिक जा रहे हैं, 2 करोड़ के मकान बिक जा रहे हैं, 5 करोड़ 10 करोड़ के मकान बिक जा रहे हैं, और 20 लाख 25 लाख के मकान अनबिके रह जा रहे हैं। ये जो अफोर्डेबल हाउसिंग है, उसको भी बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बजट में उपाय किए हैं, और जो शहरी विकास के लिए जो सरकार की योजनाएं हैं, उससे भी निश्चित रूप से ये इसको बूस्टअप मिलेगा। हाँ, एक तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं किसी कल विश्लेषक को सुन रहा था जो कि रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े, 13 मिलियन स्किल्ड वर्कर्स हाउसिंग सेक्टर में अभी भारत के पास हैं। जरूरत है 17 मिलियन स्किल्ड। उसी तरह से एक एमएसएमई का एक उद्यमी बोल रहा था कि हमने बोर्ड लगा करके बैठा है कि हमको इस तरह का स्किल्ड वर्कर चाहिए, लेकिन उस तरह का स्किल्ड वर्कर नहीं मिल। ये चिंता का विषय है। नई शिक्षा नीति में स्किल डेवलपमेंट पे जरूर बात की गई है, लेकिन व्यवहारिक स्तर पर वो स्किल लोगों में उत्पन्न नहीं हो रही है। जो हमारे पढ़ करके ट्रेनिंग करके निकल रहे हैं, वो उतने स्किल्ड नहीं रह रहे हैं। तो ये जो है अपने आप में कॉन्ट्रडिक्शन है कि एक तरफ बेरोजगारी है और दूसरी तरफ एक सेक्टर बोल रहा है कि भाई हमको 13 मिलियन स्किल्ड वर्कर चाहिए, और 17 मिलियन स्किल्ड वर्कर चाहिए, और 13 मिलियन ही स्किल्ड वर्कर हैं हमारे पास। और 2030 तक जो है ये मांग 31 मिलियन तक हो जाने की संभावना है।
तो इस पर जो है फोकस करने की जरूरत है कि कैसे हम जो है, हालांकि सरकार लगातार स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चालू हैं और न्यू जो एजुकेशन पॉलिसी है उसमें इस पर सरकार फोकस कर रही है। तो इस लिहाज से भी ये बजट महत्वपूर्ण है कि अगर हाउसिंग सेक्टर को और रियल सेक्टर को बढ़ावा मिलता है, अगर वहाँ पे नए अफोर्डेबल हाउसिंग की डिमांड बढ़ती है, और अगर 7 तारीख की जो रिजर्व बैंक ने जो पॉलिसी ले आने वाली है उसमें अगर ब्याज दर में कमी आती है तो निश्चित रूप से इसको बढ़ावा मिलेगा और मांग बढ़ेगी, रोजगार वहाँ भी बढ़ेगा। एक और महत्वपूर्ण बात पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, जिसमें कि मैं समझ रहा हूं कि पिछले 10 सालों में सरकार ने बड़ा राजनीतिक कारणों से, मजबूरियों से प्रयास तो किया है सरकार ने, लेकिन सफल नहीं रही है। लेकिन इस बार बजट में सरकार ने उसका उल्लेख किया, और वो है विनियामक सुधारों पर जो रेगुलेटरी रिफॉर्म्स है। रेगुलेटरी रिफॉर्म्स बहुत जरूरी है। ये बार बार कहा जा रहा है कि एग्रीकल्चर सेक्टर, ये लेबर रिफॉर्म्स और लैंड, इनके कारण जो है इसमें चूंकि सरकार यहाँ पे सुधार की आवश्यकता है, सरकार रिफॉर्म प्रोसेस को आगे नहीं बढ़ा रही है, इसलिए एफडीआई नहीं आ रहा है और बड़े पैमाने पर प्राइवेट सेक्टर निवेश नहीं कर रहा है। सरकार एग्रीकल्चर सेक्टर में आगे बढ़ी थी, तीन कृषि कानून ले आई थी, लेकिन अनेक कारणों से उन कानून को वापस लेना पड़े, सरकार पीछे हट गई। लेकिन इस बजट में सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर, जिसका कि प्रधानमंत्री हमारे बार बार उसका जिक्र करते हैं कि एक बेहतर माहौल बनाना है जिससे कि उद्यमी को किसी प्रकार का परेशानी ना हो, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट्स का आज भी रवैया नहीं बदला है। अभी भी वो इंस्पेक्टर राज कायम है। इंस्पेक्टर राज खत्म करने, अभी इकोनॉमिक सर्वे में मैं देख रहा था एक चैप्टर में बाकायदे उस पर पूरा लिखा, उसमें बाकायदे उस पर जोर दे करके कहा गया है कि राज्य की अनुमति को अनेक क्षेत्रों में बिल्कुल ही और समाप्त कर देना चाहिए जहां समाप्त नहीं है। 1991 के बाद से इंस्पेक्टर राज खत्म खत्म करने की बात हुई थी, लेकिन अभी भी इंस्पेक्टर राज समाप्त नहीं हुआ है। तो इसके लिए वो स्टैंडर्डाइजेशन की आड़ में, लाइसेंस देने की आड़ में, विशेषकर राज्य सरकारें जो है वो लगातार कुछ न कुछ अड़चन पैदा करती रही। तो लगभग 100 से अधिक कानूनी प्रावधानों को सरकार गैर आपराधिक बनाने की घोषणा इस बजट में सरकार ने किया है। और अभी जन विश्वास विधेयक 2 आएगा। जन विश्वास विधेयक 1 आया था तो उसमें भी 100 से अधिक कानूनों को गैर आपराधिक कर दिया गया था। ये निश्चित ही इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में मदद मिलेगी, एक बेहतर वातावरण होगा और निजी निवेश बढ़ेगा। जो क्रेडिट एजेंसीज हैं उनके लिहाज से अगर हम देखें तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण है। और सरकार एक ऐसे रेगुलेटरी स्ट्रक्चर, जो विनियामक ढांचा का निर्माण करना चाह रही है जिससे अर्थव्यवस्था में उत्पादकता को और रोजगार को बढ़ावा मिले, और मुझे लग रहा है कि इस बजट में इस ओर बढ़ा गया है और ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। और अंत में मैं पुनः ये कह करके अपनी बात समाप्त करूंगा कि इन सुविधाओं के बावजूद, इन तमाम उपायों के बावजूद, और जो कि निश्चित रूप से स्वागत योग्य है, इसमें कोई इफ बट नहीं है, विपक्ष के पास भी बोलने के लिए बहुत कुछ है नहीं। जिस तरह बजट वित्त मंत्री ने पेश किया है, जिस तरह से मध्यम वर्ग को और उपभोग बढ़ाने के लिए, अर्थव्यवस्था में खपत बढ़ाने के लिए सरकार ने जो कदम उठाए हैं वो निश्चित रूप से काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन एक दो बातों पर सरकार को ध्यान देना होगा, और वो ये, जिसका कि इकोनॉमिक सर्वे में जिक्र है, इसी लिहाज से मैं ये बोल रहा हूँ कि चीन मैन्युफैक्चरिंग हब है। और नागेश्वरन साहब कह भी रहे थे कि अगर हमें चीन से मुकाबला करना है तो इन छोटे मोटे कदमों से कुछ होने वाला नहीं। अगर अभी भी आप देखिए, तमाम प्रयासों के बावजूद अभी भी जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 15, अगर इसको बढ़ाना है, और एम्प्लॉयमेंट तो और भी नहीं बढ़ा है क्योंकि ज़्यादातर जो है, और एआई के आने से और खतरे बढ़े हैं कि एम्प्लॉयमेंट जो है। तो मैं वही आपसे कह रहा हूं कि सरकार को कुछ बातों को ध्यान में रखना होगा भविष्य के लिए। एक तो एआई के खतरे को देखते हुए सरकार लेबर इंटेंसिव सेक्टर पर जरूर जोर दे रही है, लेकिन एआई को बढ़ावा देने के लिए भी सरकार ने काम किया, उसका मैं जिक्र नहीं किया। स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए, एआई को बढ़ावा देने के लिए, उसके लिए एजुकेशनल सेंटर्स में एआई को कैसे, उसके लिए 3 बड़े बड़े सेंटर्स खोलने की बात की गई है। स्टार्टअप्स को बढ़ाने के लिए 10,000
करोड़ों रुपए का फंड की स्थापना करने की बात कही गई है। ये सारी चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अर्थव्यवस्था को हमको मॉडर्नाइज करना ही होगा। हम पीछे नहीं जा सकते, हमको आगे ही बढ़ना है। और हमारे टेक्नोक्रेट्स, हमारे स्टूडेंट्स जो है, हमारी जो मेधा है वो इतनी सक्षम है कि हम भी जो है डीप फेक जैसी चीजें बना सकते हैं। बहुत जल्दी डीप फेक आपको भारत में भी दिखेगा। लेकिन जो चुनौतियां हैं उनको हमें ध्यान में रखना है। और चुनौतियां ये हैं कि कैसे हम विनिर्माण क्षेत्र को और ज्यादा शक्तिशाली बना करके हम चीन का मुकाबला, कैसे हम अपने घरेलू अर्थव्यवस्था को और मजबूती प्रदान, वैश्विक स्तर पर अपने निर्यात को, साथ ही साथ जो महत्वपूर्ण एक बात मैंने कही स्किल गैप की, उस स्किल गैप को पूरा कैसे किया जाए इस पर सरकार को फोकस करने की जरूरत है। एजुकेशन पे सरकार व्यय को बढ़ा हुआ दिखा रही है, लेकिन अगर 23-24 का आप व्यय देखें तो उसके मुकाबले अभी ये कम है। सरकार ने 24-25 में एजुकेशन सेक्टर पर व्यय को जो है, विशेषकर हायर एजुकेशन की मैं बात कर रहा हूं, कम कर दिया था। हायर एजुकेशन पर सरकार अपने व्यय को स्टेगनेंट रखी है। अगर इन्फ्लेशन को निकाल ले तो उसमें कमी आ रही है। हाँ, महत्वपूर्ण है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर सरकार ने इस बार फोकस किया है, लेकिन हायर एजुकेशन पर सरकार को और व्यय बढ़ाना चाहिए। आप प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो कि योग्य है, हायर एजुकेशन लेना चाह रहा है, वो बेहतर कंट्रीब्यूट कर सकता है। वो कैसे हमारे इस सिस्टम से जुड़े, वहाँ जो स्किल गैप है वो कैसे दूर किया जाए, इस पर सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। और साथ ही साथ एक अंतिम बात मैं कहूँगा, और वो ये कि जो भू राजनीतिक चुनौतियां हैं वैश्विक स्तर पर, जो डोनाल्ड ट्रंप हों या जो युद्ध हों, जो डोनाल्ड ट्रंप कहने का मतलब मेरा ये है कि जो जिस तरह वो कस्टम ड्यूटी बढ़ाने की बात कर रहे हैं, हमने कस्टम ड्यूटी को रेशनलाइज किया है, अब सिर्फ 8 या 9 वस्तुएं रह गई हैं जिस पर कस्टम ड्यूटी लगी हुई है, और एक दूसरा देश जो है वो उसके लिए युद्ध करने के लिए तैयार है। तो इन सारी चुनौतियों का सामना करने के लिए हम किस तरह से तैयारी कर रहे हैं, और अर्थव्यवस्था की हमारी ग्रोथ रेट क्या आगे 7-8% उसको ध्यान में रखते हुए बनी रह सकती है, इस पर भी हमारे वित्त मंत्री महोदया को ध्यान रखना होगा। और प्रयास ये करना है, अभी तो हम 6% और 7% के बीच की ग्रोथ रेट पर हैं, कि 2047 तक अगर भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है तो उन उपायों को कैसे एक्सेलरेट किया जाए, उन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को कैसे एक्सेलरेट किया जाए, जिससे कि हमारा निवेश का स्तर 35% को पार कर पाए, जो कि अभी 31% है। हमारी बचत भी 31% के आसपास है। तो बचत और निवेश दोनों जब तक 35% से 40% तक हम नहीं बढ़ाएंगे, तब तक हम विकसित भारत की बात सिर्फ जो है हवा हवाई रहेगी। और इसके लिए विशेष प्रयास करने की जरूरत है। बजट उस ओर जरूर प्रयास कर रहा है, क्योंकि ये सरकार की दीर्घकालिक मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज का एक पार्ट है, एक छोटा सा पार्ट है, लेकिन जिधर इशारा करता है वो बहुत आशाजनक है। और आशा है कि आगे भी सरकार इस रास्ते पर चल करके जहां लैक्स हैं, जहां गैप्स हैं, जो बॉटलनेक्स हैं, उनको हटा करके उन गैप्स और लैक्स को भरने का प्रयास करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। और हर्षमणि जी हैं, हर्षमणि जी कुछ इस पर कमेंट करेंगे, और आगे जो आप लोगों का प्रश्न होगा उस पर हम लोग बातचीत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार सर, बहुत बहुत अभिनंदन एक अर्थशास्त्री की दृष्टि में आत्मनिर्भर भारत के लिए। और ये जो बजट कैसा है उसमें जो भी हमारे प्रतिभागी हैं आज पैनल में जुड़े हुए हैं, पैनल के बाहर भी हैं, वो सर से कोई भी अपनी जिज्ञासा की शांति के लिए प्रश्न पूछ सकते हैं। और प्रोफेसर उदय भान सर, जी सर, जी सर, जी सर। सर आपकी एक सारगर्भित टिप्पणी, तब हर्ष मणि सिंह की टिप्पणी होगी, डॉक्टर हर्ष जी की। दरवाजा बंद करना। वैसे हाँ, नमस्कार नमस्कार। वैसे तो डॉक्टर उमेश जी ने, हम लोक प्रशासन के विद्यार्थी हैं और राजनीति शास्त्र के, तो उस नाते हमने भी बजट पढ़ा है और बजट पर थोड़ा बहुत विचार करना, समझना। और कल जब बजट प्रस्तुत किया जा रहा था तो उस समय मैं भी देख रहा था उसे, और बहुत सारी बातें, बहुत सारे प्रश्न, बहुत सारी जिज्ञासाएं मेरे दिमाग में आ रही थी। लेकिन आज डॉक्टर उमेश जी ने जिस सहजता के साथ, जिस सरलता के साथ, क्योंकि बहुत सारी शब्दावलियां बजट की बड़ी कठिन सी होती हैं, लेकिन आज जिस प्रकार से समझाया प्रोफेसर उमेश जी ने, बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने समझाया।
उन्होंने बताया कि मध्य वर्ग को 12 लाख की जो छूट मिली है उससे क्रय शक्ति आम जनता की बढ़ेगी, और आम जनता की जब क्रय शक्ति बढ़ती है तो मांग बढ़ती है, मांग बढ़ती है तो फिर उत्पादन बढ़ता है, उत्पादन फिर करेंगे, ठीक है, उससे रोजगार का सृजन होता है, और इस प्रकार से अर्थव्यवस्था गतिशील होती है। और आज जो विषय था कि आत्मनिर्भर भारतीय अर्थव्यवस्था की जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों को पार पाना संभव हो पाएगा, ऐसा डॉक्टर उमेश जी ने बताया। और भी बताया कि MSME पर विशेष फोकस, और जो स्लोगन चल रहा था, जो नारा चल रहा था कि वोकल फॉर और मेक इन इंडिया, इसको भी बड़ी सरलता के साथ बताया और किए गए हैं। और अब मेरी आवाज, डॉक्टर साहब मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर, आ रही है, बोलिए। आ हाँ, रही है तो सर, आ रही है, बोलिए। इन प्रावधानों का असर MSME पर क्या पड़ने वाला है, उस पर भी विस्तार से जानकारी डॉक्टर उमेश जी ने दी। कुल मिलाकर के उपभोक्ता केंद्रित बजट, काफी कुछ उपभोक्ता केंद्रित बजट ये रहा है, और 1 लाख करोड़ रुपए का जो टैक्स राहत, ये भी इसके बारे में भी जानकारी दी, और ये भी रोजगार बढ़ाने को लेकर के जो है सहायता प्रदान करेगा। कृषि क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ हड्डी, ठीक है, इस क्षेत्र में भी इस बजट में काफी प्रयास किया गया है, और इसके बहुत अच्छे परिणाम अपने को आने वाले समय में दिखाई देंगे। फूड प्रोसेसिंग, फसल विविधीकरण पर विशेष ध्यान भी दिया गया है इस बजट पर, यह भी डॉक्टर साहब ने हम सबको बताया। और एक बड़ी महत्वपूर्ण बात बताई उमेश जी ने कि बजट को डाइवर्ट किया गया है, और ये बहुत जरूरी है। पैसा अगर है, एक ही दिशा में अगर निवेश किया जाए, लगाया जाए, तो उसके उतने प्रतिफल, सुखद प्रतिफल नहीं मिल पाते। यदि पैसे को कई दिशाओं में लगा दिया जाए तो उसके बड़े लाभ मिलते हैं, और इसका प्रयास इसमें किया गया है। और सीमांत किसानों के लिए, मछुआरों के लिए, और इन लोगों को अनेक प्रकार का लाभ होगा। 3 लाख से 5 लाख क्रेडिट की व्यवस्था जो की गई है, तो ये जो छोटे छोटे उपक्रम करने वाले हैं, काम धाम करने वाले हैं, इनको लाभ मिलेगा। कई बार पैसे की कमी के कारण उनको अनेक प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। छोटे मोटे जो किसान होते हैं, काम छोटे मोटे काम धाम करने वाले जो होते हैं, चाहे वो मछुआरे हों, पशुपालक हों, दुग्ध उत्पादक हों, या इत्यादि। और पर्यटन व आतिथ्य सत्कार पर भी इस बार विशेष फोकस दिया गया है। मैं हिमाचल प्रदेश हूँ, तो इसको मैं बहुत नजदीक से इस चीज की अनुभूति है कि पर्यटन के क्षेत्र में अगर ठीक ढंग से काम किया जाए तो यह क्षेत्र न केवल बहुत सारा रोजगार पैदा करेगा, बल्कि भारत को समृद्ध बनाने में, भारत को, भारतीय अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देगा। निर्यात प्रोत्साहन अभियान से भारतीय अर्थव्यवस्था को भी काफी लाभ मिलेगा। न केवल लाभ मिलेगा बल्कि रोजगार सृजन। देखिए, अर्थव्यवस्था का आधार बहुत कुछ रोजगार पर निर्भर करता है। रोजगार का सृजन अधिक से अधिक होगा तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान भी होगा। और एक जो बड़ी महत्वपूर्ण बात बताई डॉक्टर साहब ने कि राज्यों को ब्याज मुक्त ऋण की व्यवस्था, ताकि सभी राज्य जो है अपने आधारभूत संरचना का विकास कर सकें, निर्माण कर सकें, विकास कर सकें, उससे भी रोजगार सृजन। जितना अधिक काम होगा इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज को डेवलप करने का, उस उतना ही रोजगार पैदा होगा। जितना अधिक रोजगार पैदा होगा, लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी, लोग सक्षम होंगे, आत्मनिर्भर बनेंगे, तो निश्चित रूप से अर्थव्यवस्था अपने आप चल पड़ेगी। और 2047 का जो पूर्ण विकसित भारत का जो लक्ष्य लेकर के हम सब चल रहे हैं, पूरा राष्ट्र चल रहा है, वह निश्चित रूप से वह लक्ष्य हमें प्राप्त होगा। और कुल मिलाकर के मैं अपनी बात, उमेश जी ने जो कुछ कहा उसके निचोड़ के रूप में, कि राष्ट्र की जो चेतना सोई पड़ी, हम उसे फिर से जगाने आ गए। परम पौरुष की पताका हाथ ले, शांति के नवगीत गाने आ गए। विघ्न बाधा शैल चढ़ते जा रहे,
लक्ष्य का संधान करते जा रहे, संगठन का भाव बढ़ते जा रहे, हम विजय की ओर बढ़ते जा रहे। बहुत सुंदर व्याख्यान रहा। बहुत सहजता सरलता के साथ डॉक्टर उमेश जी ने अपना पूरा विषय रखा। मुझे जैसे अन्य विषय के को पढ़ने पढ़ाने वाले को भी सहजता से कल जो भारत का केंद्रीय बजट 2025 प्रस्तुत किया गया, उसकी समझ मुझे सहज ही हुई है। उसके लिए मैं आभार प्रकट करना चाहूंगा उमेश जी का, लोक पहल की पूरी टीम का। धन्यवाद। बहुत बहुत अभिनंदन सर। ये बहुत सर की बहुत विशेषता धन्यवाद है सर। कि बहुत बहुत कठिन विषय को भी बहुत सरल बना देते हैं। निश्चित रूप से बजट की कुछ तकनीकी शब्दावली इतनी क्लिष्ट होती अखिलेश है। जी, जी भाई साहब। जी हम जी लोगों के साथ जो है हमारे मित्र हैं अरुण त्रिपाठी जी, हाई कोर्ट में एडवोकेट हैं, जी। और अध्ययन अध्यापन में इनकी बड़ी गहरी रुचि है, बहुत अच्छे वक्ता हैं, बड़ी विषयों की अच्छी समझ है। तो अरुण भाई का मैं लोक पहल की ओर से स्वागत करता हूं। अरुण भाई, धन्यवाद। डॉक्टर अरुण त्रिपाठी जी, अरुण त्रिपाठी। अरुण त्रिपाठी जी, अधिवक्ता, उच्च न्यायालय इलाहाबाद, आपका इस लोक पहल के आभासी मंच पर बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत है। और बहुत मैं बहुत इसी के धन्यवाद। साथ चाहूंगा कि आपकी भी एक सारगर्भित टिप्पणी हम लोगों के लिए बहुत प्रेरणादायी होगी। और अगले जैसे ही हमको मौका मिलता है आपका उद्बोधन भी हम इस मंच से कराएंगे। तो सर एक टिप्पणी आपकी। मेरी आवाज आ रही? आवाज जी आ जी। रही, आ रही, बहुत बढ़िया आ रही। अच्छा अच्छा। मैं तो आज उमेश जी को सुबह फोन भी किया था और इनको मैंने मैसेज भी किया कि आपका एक लेक्चर बहुत जरूरी है इस बजट पर, और फिर अभी मेरे लिंक आया तो मैं इसको ज्वाइन। निश्चित तौर पर अर्थशास्त्र के जितने भी अध्येता हैं उन लोगों में अ, दुरूहता पाई जाती है कि वो बड़ी कठिन शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं। आम जन के लिए वो थोड़ा मुश्किल होती है, लेकिन उमेश भाई के अंदर ये है कि वो बहुत ही सरलता से और कुशलता पूर्वक विराट को बड़े छोटे में समाहित कर लेते हैं। मतलब गागर में सागर भरने की कला है उनके पास, और सहज चूंकि संवाद है तो वो आसानी से समझ में आता है। उमेश प्रताप सिंह की टिप्पणी में दो चीजें मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि 1 लाख करोड़ के अचानक आम जनता के पास सीधे आ रहा है, वो सरकार के पास नहीं जाएगा, सरकार की योजनाओं के थ्रू नहीं आएगा, आम जनता के पास 1 लाख करोड़ का पैसा सीधे आ रहा है, तो क्या इससे महंगाई पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा? गरीब और परेशान नहीं, क्योंकि जो मांग बढ़ेगी उसकी आपूर्ति पहले से तो है, देखिए अचानक अरुण भाई, मांग का बढ़ जाए। दो चीजें हैं जो आपने। मैं दो प्रश्न और कर दूं, फिर आप का एक साथ जवाब। आपकी वार्ता में या ऐसे भी कहा गया और मैंने तमाम जगह पढ़ा भी है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक चुनौती की तरह से यह समाज अब रोजगार को लेके यह इतना चिंतित हो गया है कि विज्ञान के विकास को खतरा और चुनौती मान। तो क्या यह दृष्टिकोण उचित है और भविष्य में हम ऐसे ही दृष्टिकोण अपनाएंगे? ये पीछे देखते हुए आगे चलने की बात तो नहीं है, जैसे लग रही है कि एआई हमारे लिए चुनौती है कि उपलब्धि है। और तीसरा यह है कि अगर अफोर्डेबल हाउसिंग स्कैसिटी में है, लैक कर रहे हैं, उसके परचेजर नहीं है, तो वो क्या कारण है कि 3 करोड़ के घर तो बन रहे हैं, बिक रहे हैं? एक कारण तो मैं समझ सकता हूँ कि यह है कि 3 करोड़ वाले 100 की संख्या में एक शहर में बनते हैं और अफोर्डिंग हाउसिंग जो है वो 20,000 की संख्या में। लेकिन फिर भी 20 से 25 लाख के घर या 10 लाख के घर क्यों नहीं बिक रहे हैं? इसका क्या कारण क्या है? बस यही 3 प्रश्न है कि 1 लाख करोड़ के अचानक आने से जो इनफ्लो ऑफ मनी है उससे क्या महंगाई बहुत नहीं बढ़ेगी और डिस्पैरिटी फिर आएगी? दूसरा, एआई एक उपलब्धि है हमारे लिए, विज्ञान के लिए, समाज के लिए, या खतरा है? और तीसरा, अफोर्डेबल हाउसिंग या हाउसेस क्यों नहीं बिक रहे? मैं बहुत संक्षेप में अरुण भाई के प्रश्नों का जवाब देना चाहूंगा। पहली चीज तो ये कि बहुत सारे क्षेत्रों में कैपेसिटी बिल्डअप हुई है पहले से। आप ठीक है। देखिए बहुत सारी गाड़ियां अनबिकी इस पड़ी हुई हैं, बिक नहीं रही हैं। उसी तरह से पूरा कंज्यूमर ड्यूरेबल इंडेक्स आप देख लीजिए तो ज्यादातर जगहों पे मांग बढ़ने पर वो सक्षम है कि तुरंत उत्पादन को पाए।
जब अच्छा। लोगों के पास इस तरह की आय बढ़ती है तो हम्म। वो ऐसी वस्तुओं पर ही उपभोग को ज्यादा बढ़ाते हैं जो कि कंज्यूमर ड्यूरेबल के अंतर्गत आती है। इसका ठीक बात। पार्ट जाएगा सेविंग में। हम्म। एक नया ट्रेंड दिखा है, अभी मैं डेटा देख रहा था कल, तो उसमें हम्म। जो पिछले साल SIP का पिछले साल जितना बहुत सुंदर बात है। आया है उसका दुगुना हम्म। इन्वेस्टमेंट आया इस साल। मैं मतलब ये मैं करोड़ रुपए की बात कर रहा हूँ। हाँ, मैं समझ रहा हूँ। इतना करोड़ रुपए आया था उस ये इसी ये से मेरी जानकारी में भी है। डबल। हम्म। जो शेयर मार्केट में पैसा जाता है उसका हम्म। भी एक प्रभाव सेंटिमेंट पर पड़ता है। जो हम्म। आपने का जो तीसरा प्रश्न है अफोर्डेबल हाउसिंग वाला, उसको भी मैं इसी के साथ नहीं, जोड़ एक बीच में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक मैं उपलब्धि है कि मैं खतरा? आता हूं उस पर। मैं कह रहा हूं कि इसी के साथ मैं जोड़ अच्छा। पहले वाले जो है आपका प्रश्न है, दूसरे को। तो महत्वपूर्ण क्या है, सेंटिमेंट। हमारे हम्म। पास अभी पैसा है और अभी हम खर्च करना नहीं चाह रहे हैं क्योंकि मैं अपने भविष्य में इनकम को लेकर के पूरी तरह से आशान्वित नहीं हूं। नहीं, हाँ ठीक है। कोरोना काल के बाद से जो हमारी ग्रोथ 6% के आसपास रही है उस वो हम्म। ज्यादातर बटी है हायर इनकम ग्रुप में। हम्म। हमारी 80% पॉपुलेशन है, मोर और लेस उसकी रियल इनकम स्टेगनेंट रही है, स्थिर रही है। हम्म। इसलिए वो कहीं ना कहीं जो है अपनी जरूरतों को, आवश्यक जो बेसिक नीड्स है उसको पूरा करने के लिए जूझता रहा है। और वो अगर कुछ पैसा है भी तो उसको बचा के रखने की सोच रहा है। ये हम्म। सेंटिमेंट की मंदी है। हम्म। उपभोक्ता के सेंटिमेंट। बढ़िया टर्म है, हाँ। हम्म। तो दो चीजें हैं, पहली चीज तो ये कि पैसा आया, दूसरा सेंटिमेंट हम्म। सुधर गया। और हम्म। मैंने आपसे उसी में एक बात जोड़ी थी कि अगर 7 तारीख को थोड़ा सा भी अगर बूस्टअप मिल जाता है, 0.2 परसेंट भी, अगर उतना 25% बेसिस भी अगर कमी हो जाती है ब्याज दरों हम्म। में, तो ये सेंटिमेंट जो है और उछाल मारेगा। और फिर आप हम्म। देखिएगा हमारा शेयर मार्केट भी उछाल मारेगा और हम्म। खरीदारी भी बढ़ेगी। हम्म। ये ये सारी चीजें ये सारी चीजें अर्थव्यवस्था के लिहाज से महत्वपूर्ण है। पिछले 5 साल से हम्म। हो रहा है कि कैपेसिटी बिल्डअप है, मांग नहीं बढ़ने के कारण इन्वेस्टमेंट नया नहीं बढ़ा रहे हैं। इससे हम्म। धरते ही इन्वेस्टमेंट तुरंत बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए हम्म। इसलिए महंगाई बढ़ने की संभावना कम है। पूरा पैसा उपभोग पर नहीं हम्म। जाएगा, कुछ बचतों में जाएगा। और जिस क्षेत्र में जाएगा उसमें इतनी कैपेसिटी है कि वो तुरंत जो है उत्पादन को बढ़ा पाए। इसलिए महंगाई पर ठीक उतना बात। असर नहीं पड़ेगा क्योंकि ये जरूरत थी, वो हम्म। कमी दिख रही थी, हम्म। मांग की कमी दिख रही थी। वो कोई एक्स्ट्रा हम्म। वो नहीं आ रहा। और बाकी जब लिक्विडिटी ज्यादा होगी तो फिर वो रिजर्व बैंक तुरंत ही वो रेट बढ़ाएगा, लिक्विडिटी को रेट बढ़ा, ठीक है, उसके उपाय है। से एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेगा। अभी तो रिजर्व बैंक खुद ही इंजेक्ट कर रहा है लिक्विडिटी। ठीक बात। अफोर्डेबल हाउसिंग में भी यही बात थी, जैसा मैंने आपसे कहा कि चूंकि असमानता लगातार बढ़ी है, अफोर्डेबल हाउसिंग की डिमांड कम होने का कारण सिर्फ और सिर्फ यही है कि लोगों की वास्तविक आय में पिछले 4-5 वर्षों में इजाफा नहीं हुआ है। लोगों की अभी अभी NSSO का रिपोर्ट है कि लोगों हम्म। की जो रियल वेज है ना वो कम हुई है। इन्फ्लेशन जिस हम्म। वेजेस उस हिसाब से नहीं बढ़ी है। लेकिन जब सेंटिमेंट ठीक है। बढ़ेगा और नए इन्वेस्टमेंट आएंगे, जब डिमांड वस्तुओं की बढ़ेगी, तो वो जो जो सेकेंडरी डिमांड है, जो जिसको हम बोलते हैं अर्थशास्त्र की भाषा में व्युत्पन्न मांग, तो व्युत्पन्न हम्म। मांग के रूप में फिर श्रम की भी व्युत्पन्न मांग, लोगों की मांग बढ़ेगी, ज्यादा लोग हम्म। एम्प्लॉयमेंट पाएंगे, तो अफोर्डेबल हाउसिंग की डिमांड बढ़ेगी। अफोर्डेबल हाउसिंग की डिमांड न बढ़ने का सिर्फ एक कारण था, पिछले 4-5 वर्षों में आय का न बढ़ना और सेंटिमेंट का खराब होना। तीसरी क्वेश्चन ठीक है। आपका AI से रिलेटेड है। अब AI हम्म। चुनौती है कि AI हमारे लिए एक बहुत बड़ा अवसर है। इस पे लगातार डिबेट चल रही है। इस संदर्भ हम्म। में मैं आपको कल भी मैं कहीं जिक्र कर रहा था, अमरिंदर सर थे, हम्म। नया नया कंप्यूटर आया था, हम लोग BA के स्टूडेंट थे, बड़े हम्म। हड़तालें हो रही थी, तो हम लोगों ने जा करके पूछा, हम हम्म। 3 स्टूडेंट गए सर से, हम्म। कहे कि सर ये कंप्यूटर आएगा, एक कंप्यूटर 100 लोगों का काम शुरू रहे कर देगा। हम लोग भी कंप्यूटर नहीं हम्म। देखे थे। तो सर 100 लोग तो हम्म। बेरोजगार हो जाएंगे क्योंकि हम्म। 100 लोगों का काम एक कंप्यूटर कर देगा। तो सर जैसे बताते थे, 1 मिनट रुके, फिर बहुत ठहर करके हम्म। कहे कि देखो, जब एक मैं जानता हूँ। जब एक टेक्नोलॉजी आती है, हम्म। अगर वो 100 लोगों को डिस्प्लेस करती है तो आगे जाकर के 150-200 नए तरह के रोजगार पैदा करती है जो कि अभी हमारे बहुत सुंदर। नजर के सामने नहीं है। बिल्कुल ठीक बात। हम्म। तो ये हो सकता है कि AI आने से
जो वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा, जो टर्नओवर बढ़ेगा, उसके कारण तमाम दूसरी एलाइड एक्टिविटीज में भले उस सामने के तौर पर डिस्प्लेसमेंट हो लेबर का, कारीगरों का, लेकिन वो तमाम ऐसी एक्टिविटीज, एलाइड एक्टिविटीज में इंप्लॉयमेंट जनरेट हो सकता है, जो कि अर्थव्यवस्था को बूस्टअप करेगा। क्योंकि क्योंकि यह तो एक बहुत पुराना डिबेट है ना, विज्ञान वरदान या अभिशाप। हाँ, बचपन से हम लोग पढ़ते ये हैं। तो हम लोग जो है 7th 8th में हाँ, थे, तब से इस पर निबंध 7th लिखते 8th। आ रहे हैं, अभी भी हाँ, लड़के लिख रहे हैं। तो ये तो डिबेट रहेगा ही, बना रहेगा। और चूंकि हाँ, अब ये है कि अगर एआई का डिस्प्लेसमेंट रेट जो है उसके एलाइड एक्टिविटीज में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन से अगर अधिक है, तो चिंता की बात है। जैसा कि कुछ आर्टिकल्स में पढ़ रहा था, तो उनका क्या है कि डिस्प्लेसमेंट जिस लेवल पे होगा, उस लेवल से जनरेशन होने की संभावना कम है। तो खैर, ये तो भविष्य बताएगा। धन्यवाद। हाँ, थैंक यू डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी जी। बहुत बहुत एक धन्यवाद सर, आपने ऐसे ऐसे प्रश्न उठा दिए जैसे एआई से संबंधित, और उसकी एक अर्थशास्त्रीय दृष्टि से उसकी मीमांसा की, पूरे बजट को आपने देखा सर, आपका बहुत आभार और अभिनंदन। और सर ने बड़ा उसका कॉम्प्रिहेंसिव उत्तर भी दिया है। अब मैं चाहूंगा डॉक्टर हर्ष जी से कि वो अपनी टिप्पणी के साथ आज के कार्यक्रम का समारोप करें। डॉक्टर हर्ष जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी सर। और आज इस लोक पहल के मंच पर तकरीबन पिछले 3 साल से हम लोग लगातार इस मंच पर किसी समसामयिक विषय पर चर्चा करते आ रहे हैं। और क्योंकि अभी बजट कल ही पेश हुआ था, तो इस एक डिस्कशन, हमारे साथ कुछ बच्चे भी जुड़े हुए हैं जो शोध छात्र हैं और स्नातक स्तर के छात्र हैं। उनके लिए भी मैं एक बात ये बताना चाहूँगा कि जब वित्त मंत्री बजट को प्रस्तुत करती हैं, तभी बजट पास नहीं हो जाता है। उसके बीच में एक समय होता है। तो उस लिहाज से भी, यानी उस दिन के बाद से ये डिस्कशन के लिए चला जाता है। तो उस लिहाज से भी ये परिचर्चा बहुत महत्वपूर्ण है। मैं प्रोफेसर उमेश प्रताप सिंह सर को भी बताना चाहूँगा कि ये लेक्चर्स जो है वो रिकॉर्ड होता है, इसके बाद इसका ये यूट्यूब पर भी उपलब्ध रहता है और फेसबुक पर भी ये चला जाता है। और फिर ये इस पर डिस्कशन और लोग इसको देखते और उस पर अपनी प्रतिक्रिया देते रहते हैं। अब मैं आता हूँ आज के इस उद्बोधन पर। जैसा कि प्रोफेसर उदय भान सिंह सर ने और हमारे अधिवक्ता उच्च न्यायालय के श्री अरुण त्रिपाठी जी और सिग्निफिकेंट बना। मुझे बहुत अच्छा लगा कि कई बार प्रोफेसर उमेश प्रताप सिंह सर का व्यक्तित्व काफ़ी बड़ा है। वो कई कई सारे और संगठन जो न केवल राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं, उनसे भी जुड़े हुए हैं। एक अच्छे अध्यापक तो वो ही आयोजकों के रूप में देखा है। मुझे खुद भी उनको तसल्ली से सुनने का बहुत मन था, और आज ये मेरी अभिलाषा पूरी हुई और मुझे बहुत बहुत खुशी है। और मुझे लग रहा है कि इतने सारगर्भित और इतने सरल तरीके से भी अर्थशास्त्र की मीमांसा होनी चाहिए, जिससे कि हम आम लोगों को अर्थशास्त्र जैसे कठिन विषय जो मंतव्य है, जो उसका गंतव्य है, उसको समझा सकें। प्रोफेसर उमेश प्रताप सिंह सर ने अपने लेक्चर्स में लगभग पूरे पूरे बजट को, मुझे नहीं लगता है कि कोई भी विषय, मैं अपनी मीमांसा में उन्हीं के शब्दों को बस अपने शब्द दूंगा और मैं कोई भी नई बात नहीं कह पाने की स्थिति में हूँ। उन्होंने सभी विषयों को अपने उद्बोधन में शामिल कर लिया है। फिर भी एक औपचारिकता है, एक इस कार्यक्रम का प्रारूप है, और डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी सर ने मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी है। तो मैं इस बजट को, इस एनालिसिस को, इस रेफरेंस में भी देखता हूँ कि देखिए, एक देश का जो बजट है वो न केवल वहाँ की जो घरेलू परिस्थितियां हैं उनको ध्यान में रखकर बनाया जाता है, बल्कि उसके बाहर जो उस देश के साथ, जो विभिन्न देशों के साथ जो अंतर्राष्ट्रीय ताल्लुकात हैं, खासतौर से तिजारत के ताल्लुकात हैं, ट्रेड्स के, एक्सचेंज के ताल्लुकात हैं, उसको भी ध्यान में रखना पड़ता है।
मुझे लगता है कि जब से कोविड-19 के बाद से जो लिबरलाइजेशन पर कहीं ना कहीं एक जो ब्रेक लगा है, क्योंकि उसके बाद से सारे देशों ने अपनी जो इंटरनल पॉलिसी को कहीं ना कहीं खंगालने का प्रयास किया। और उसके बाद फिर आप देखें कि जो रशिया यूक्रेन वार के बाद से जब सप्लाई चेन पूरी तरीके से डिस्टर्ब हुई, तो इसको और बढ़ावा मिला। तो मुझे लगता है कि यहाँ से सभी सारे सारे देश, मैं तीन देशों के उदाहरण के साथ इस बजट के परिप्रेक्ष्य को आगे ले जाना चाहूंगा कि एक तो भारत सरकार का जो मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट है, दूसरा जो अमेरिका में ट्रम्प के आने के बाद मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का जो नारा है, और इन सब के बीच में जो पहले से ही स्थापित मैन्युफैक्चरिंग हब है वो है मेड इन चाइना। ये तीन चीजें पैरेलली अंतरराष्ट्रीय फलक पर चल रही हैं। उस परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार की जो बजट की जो प्रक्रिया है, जैसे कि आप ये देखें कि 2008 के बाद से काफी सारी जो डिप्रेशंस का जो संकट चल रहा था, और 2019 में ये पूरे तरीके से उफान पर आ गया। उसके बाद भी अगर भारत की जो ग्रोथ रेट है वो देखें तो वो अन्य देशों की तुलना में फिर भी ठीक है। इवन इवन आईएमएफ और एडीबी के आंकड़े और ज्यादा कह रहे थे, वित्त मंत्री ने फिर भी उसमें नरमी बरती कि नहीं साहब हम इतना ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। बट मतलब दिस इज द इमेज ऑफ द कंट्री, दैट हाउ द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस दे आर प्रोजेक्टिंग विद रिस्पेक्ट टू द कंट्री। तो एक तो ये चीज है, ये बहुत बड़ी बात है। प्रोफेसर उमेश प्रताप सिंह ने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट जो कैपिटल कैपेक्स के टर्म्स में बढ़ा, तो उसके पीछे जो हमारी सरकार का जो तर्क रहा वो ये रहा है कि साहब एनिमल स्पिरिट इसके बाद काम करना चाहिए, बैटन गवर्नमेंट ने ले लिया, अब इसको जो ऑल रिले के प्लेयर्स हैं वो फॉलो करेंगे। तो वहां से जो प्राइवेट सेक्टर्स का जो रोल है वो उस तरीके का नहीं मिल पा। प्रोफेसर सर ने इस पे अपनी अपनी आकांक्षा अपना डाउट जो है वो उठाया। मैं इसमें एक बात और ये जोड़ना चाहूंगा कि देखिए कॉरपोरेट सेक्टर्स को काफी रिवेट्स देने के बाद भारत में उनका प्रॉफिट बढ़ा है, और उस प्रॉफिट को बढ़ने के बाद भी वो जो लेबर क्लास पे जो ट्रांसफॉर्मेशन है, जो लेबर को जाना चाहिए जो वेजेस के टर्म्स में, वो नहीं जा रहा। और इसका परिणाम ये पड़ रहा है, जैसा कि आपने भी जिक्र किया, कि जो इनकम डिस्पैरिटी है, मैं उस बात को वहां तक भी ले जा सकता हूं कि साहब 3 करोड़ के घर बिक रहे हैं लेकिन 25 लाख के घर नहीं बिक रहे, बिकॉज ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द पॉपुलेशन इन द फ्यू टीयर 1 और टीयर 2 और टीयर 3 सिटी, नॉट द टीयर 4 एंड 5 सिटीज। तो एक ये इसका एक रीजन है। दूसरी चीज जो बात आपने अपने वक्तव्य में कही कि जो भारत में जो स्थितियां हैं उसमें यह था कि हम किस तरीके से हम काफी समय से डिमांड जनरेशन फैक्टर्स पे काम कर रहे हैं, चाहे वो 2008 का डिप्रेशन हो, मनरेगा वहाँ पे डिमांड पुल फैक्टर्स को संभालता है। भारत में जब कोविड क्राइसिस आता है तो एग्रीकल्चर सेक्टर्स डिमांड्स को कंसंट्रेशन करता है। अब इसके बाद जो तीसरा उपाय बचता है उसको लेके गवर्नमेंट ने फिस्कल पॉलिसी को एक अलग ट्विस्ट देते हुए लोगों को टैक्स रिबेट दिया, ताकि हम डिमांड लेवल पे, क्योंकि ये हमारी एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, क्योंकि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में जो सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स है वो कहीं ना कहीं फेल कर रही है। तो हमें अपने डिमांड फैक्टर्स को चेक करते हुए हमने गवर्नमेंट ने टैक्स रिबेट किया। मैं तो इसको इस तरीके से कहता हूँ कि जो बसंत का मौसम था उसमें गवर्नमेंट ने बहुत एक अच्छा दिया कि न ज़्यादा गर्मी लगेगी लोगों को, न ज़्यादा सर्दी लगेगी, बिल्कुल ऐसा बजट होना चाहिए ताकि सबका काम चल। एक और इम्पोर्टेंट चीज आपने प्रोफेसर सर ने अपने वक्तव्य में कही, जो सेंटर और स्टेट के रिलेशनशिप है। सेंटर और स्टेट के रिलेशनशिप को चाहे वो आप डीरेगुलेशंस के रिस्पेक्ट में देखें कि इंस्पेक्टर राज खत्म हो गया लेकिन इंस्पेक्शन राज अभी भी कायम है। आप अगर सेंटर और स्टेट्स के रिलेशनशिप को देखें तो 60 के डिकेड्स तक सेंटर और स्टेट के बीच में बहुत कन्फ्लिक्ट्स हैं, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म स्ट्रक्चर्स है। 60 के बाद जब जब 70s के बाद जब लिबरलाइज इकोनॉमी आती है तो कॉपरेटिव फेडरलिज्म का स्ट्रक्चर आता है। अब जो स्ट्रक्चर चल रहा है वो ऐसा स्ट्रक्चर चल रहा है कि स्टेट्स को काफी ऑटोनॉमी दी जा रही है, दी जानी चाहिए और आगे
नीति आयोग की स्थापना, 14 फाइनेंस कमीशन का जो रिकमेंडेशन है, उसके बाद से स्टेट्स को काफी ऑटोनॉमी दी गई। इसका सकारात्मक परिणाम ये रहा कि जो 80 उदारीकरण के बाद कुछ स्टेट्स बीमारू स्टेट्स की कैटेगरी में आते थे, उत्तर प्रदेश उसमें से एक था, धीमे धीमे अपनी जो लाइन ऑफ एक्शंस है उसको चेंज करते हुए दिख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो स्टेट्स की ऑटोनॉमी, जो डीरेगुलेशंस है, यानी उनकी भी उनको ऑटोनॉमी दी जाए कि वो अपने प्रोजेक्ट्स को हैंडल कर सकें, वाइल इन टर्म्स ऑफ द एफडीआई, वाइल इन टर्म्स ऑफ एनी रेगुलेशंस। तो ये एक बड़ा स्टेप यहाँ पर उन्होंने लिया। एक और महत्वपूर्ण विषय पे जो बात की, जो इंडिया का मिडल स्टैंड है जिसको कि एमएसएमई सेक्टर्स कहा गया, जो अनडाउटली बहुत ही सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट्स है और हमारे लिए एक्सपोर्ट प्रमोशन में भी काम कर रहा है। यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जो चाइना में रेडीमेड गारमेंट्स है, देखिए रेडीमेड गारमेंट्स के जो एक्सपोर्टर्स हैं वो पूरे एशिया में भारत है, बांग्लादेश है, इंडोनेशिया भी है, और चाइना उसको किस तरीके से टैकल कर रहा है, रिप्लेस करना चाहता है इन सारे देशों की इकोनॉमी को रेडीमेड गारमेंट्स में, कि उन्होंने अपने आप वर्किंग आवर्स बढ़ा दिए हैं, काम के घंटे बढ़ा दिए हैं और मास प्रोडक्शंस पे वो लोग काम कर रहे हैं। हाँ, भारत में जो लेबर लॉज है, जो लेबर के जो रेगुलेशंस हैं, वहां पर भी शायद एक बार से चेक चेक करने की जरूरत है, क्योंकि बहुत सारी स्थितियां हैं हम उस तरीके से नहीं कर सकते कि हम अचानक से रेस्ट्रिक्शंस लगा दें, काम के घंटे बढ़ा दें, लेबर्स वो उनकी और जो कंडीशंस हैं उनको ध्यान में न रखें। तो मुझे लगता है कि एक, जब आप चाइनीज कंपनी के साथ कॉम्पीट करेंगे, क्योंकि जब आप मेक इन इंडिया को ऊपर ले जाना चाहेंगे और अमेरिका भी रेस्ट्रिक्शंस लगाएगा, तो हमें अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करना होगा। और क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए हमें अपने डोमेस्टिक रिफॉर्म्स चाहिए। जीएसटी एक बहुत बड़ा गेम चेंजेस हो चुका है भारत में, जिसने बहुत सारे टैक्स नेटवर्क्स को बहुत ईज किया है। हमें और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की तरफ जाना है, ईज ऑफ लिविंग की तरफ जाना है, और इस तरीके से आगे बढ़ना है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो आपने अपने वक्तव्य में कही, एग्रीकल्चर इज द सेक्टर ऑफ, एग्रीकल्चर इज द इंजन ऑफ ग्रोथ वंस अगेन, है ना। तो वो जो देखिए, ये बात बड़ा स्वाभाविक है कि एग्रीकल्चर सेक्टर्स जो है वो भारत की न केवल अर्थव्यवस्था की रीढ़ इसलिए नहीं है कि वी आर स्पेशलाइज्ड, the climatic condition, the geographical condition of India that is favored that it is a agriculture based economy. It exists either in the side of the coastal line or the basin of the rivers. तो यहां से तो हम डेविएट अगर होंगे तो कहीं ना कहीं वी विल लूज अवर फील्ड्स। तो ये तो होने ही नहीं चाहिए। भारत में इस समय एक और ग्रीन रेवोल्यूशन की आवश्यकता है, लेकिन ये ग्रीन रेवोल्यूशन 1960 के दशक की ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं है, जब फार्मर्स के पास इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ फाइनेंस तक नहीं है। इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ फाइनेंस पर काम किया जा रहा है 3 लाख से 5 लाख बढ़ाया गया। किसान को एक, मान लीजिए एक वो अपनी खेती कर रहा है, उसे एक भैंस खरीदनी है, 1 लाख रुपए की भैंस आती है। ये काम उसका किसान क्रेडिट कार्ड से ही अगर होने लगेगा, तो ये जो चीज है ये उसको एक सस्टेनेबिलिटी देगी। और एग्रीकल्चर सेक्टर्स में जो रिफॉर्म्स हमारे पेंडिंग हैं, मुझे लगता है कि उनको फिर से रीइंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत है। और वहाँ से जो एसेंशियल कमोडिटीज़ है, जो मंडी है, देखिए इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ फाइनेंस यानी फार्मर्स को इनकम कैसे बढ़े, उसके लिए पीएम स्वनिधि, पीएम किसान सम्मान योजना और किसान क्रेडिट कार्ड जैसी स्कीम्स को लगातार बूस्टअप किया जा रहा है। और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने ऑलरेडी इस बात के अंतर को, देखिए अब हम जब बात करते हैं कि गांव और शहर, तो आप इसकी तुलना 1960 के दशक से पहले के गांव से नहीं कर सकते। गांव में वो सारी बुनियादी चीजें हैं जिसको बिप्स फैक्टर कहते हैं, बिजली है, पानी है, सड़क है, वो सारी अब चीजें पहुंच चुकी। तो अब के वो गांव जो है वो 60 के दशक के गांव नहीं है, वो दे आर बेसिकली सेमी अर्बन एरिया। तो अब वहां पे जो फार्मर्स को जो स्ट्रेंथ देने की जरूरत है, वो उनकी मार्केटिंग, उनकी ब्रांडिंग को जरूरत है, जैसा कि चाहे वो ओडीओपी के माध्यम से हो या लोकल फॉर वोकल के माध्यम से हो। एक इम्पॉर्टेंट सेक्टर जिसकी हम जरूर बात करेंगे, क्योंकि प्रोफेसर उमेश सर ने उसको कई बार जिक्र किया, एजुकेशन।
एजुकेशन सेक्टर्स को डीरेगुलेशंस के तहत ये सरकार डील कर रही है। उसके पीछे इसका लॉजिक ये है कि हम ऐसे रिफॉर्म्स ऐसे लाना चाहते हैं कि जो मार्केट में सर्वाइवल हो, ताकि हमारा जब कंपटीशन बाकी देशों के साथ हो, चाहे वो जैसा कि आपने अपनी रिपोर्ट्स में भी कहा कि कंपनियों ने वोट्स लगा रखे हैं लेकिन उनको एम्प्लॉयबल यानी स्किल्ड लोग नहीं मिल रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो एजुकेशन सेक्टर है जिस पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी काम कर रही है, वो न केवल वो एक चैलेंजेस है, न केवल वो टीचर्स के लिए, न केवल स्टूडेंट्स के लिए, उसे एक चैलेंजेस, ये एक बहुत बड़ा स्टेप है। हम जिसको इसको केवल एक इंडियन नॉलेज सिस्टम के तरीके से नहीं ले सकते। जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी के रियल स्ट्रक्चर्स को हम अपने अंदर उतारेंगे और इसे प्रैक्टिकल में लाएंगे, तब आप भारत की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स की ग्रोथ को और बढ़ा पाएंगे। तो ये जो आपके जो थ्री लीवर्स हैं इस बजट में जो सरकार ने अपने रखे, एक तो जो कंसेप्ट ऑफ द विकसित भारत, और उसके लिए उन्होंने जो 4 सेक्शंस रखे हुए हैं, है ना, यूथ है, फार्मर्स है, वीमेन है, वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, उसको किस तरीके से हम उठाएं। प्रोफेसर उमेश सर ने अपने आंकड़ों में कहा कि जो 88% होल्डिंग्स है वो लेस देन 2 हेक्टेयर्स है। अगर आप पीएम किसान सम्मान निधि की बात करें तो लगभग 12 करोड़ किसान उसमें रजिस्टर हैं। उसमें से 7.5 करोड़ किसान के पास आज की डेट में किसान क्रेडिट कार्ड है, जिसकी लिमिट को 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख किया गया है। ये एक ऐसा स्टेप है जिसमें हम एग्रीकल्चर सेक्टर्स को बूस्ट कर रहे हैं, और यहाँ पर अगर हम प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को भी और इसके साथ इंक्लाइन कर सकें तो ये और बेहतर कदम। तो इसी रिस्पेक्ट्स में प्रोफेसर सर ने अपने विषय में कई सारी बातें रखी। कैपिटल एक्सपेंडिचर्स को और एफआरबीएम के साथ मैच करना सरकार के लिए बड़ी चुनौती थी। एफआरबीएम का जो टारगेट है फिस्कल डेफिसिट 3% है, हमने सरकार ने उसको मैच करते हुए 3% से ज़्यादा कैपेक्स को बढ़ाया है। और इस तरीके से अगर आप ये देखें कि ये एक चुनौती है यहाँ के यहाँ रहने वाले, चाहे वो स्टूडेंट्स हों, चाहे वो सैलरीड क्लास हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में काम करने वाले लोग हैं, विथ रिस्पेक्ट टू द विकसित भारत एट 2047। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि इस बजट से काफ़ी लंबी यात्रा तय की जा सकती है। जैसा कि प्रोफेसर उमेश प्रताप सिंह ने अपने वक्तव्य में बहुत अच्छे तरीके से इन बातों को रखा। एक बहुत ही अच्छी परिचर्चा इस लोक पहल पर जो भी सम्मानित वक्ता श्रोता इस मंच पर जुड़े, मैं डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी सर की भी तरफ से, अभी वो खुद स्वयं भी बोलेंगे, उनकी तरफ से आप सभी का फिर से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। केवल उमेश सर की यह प्रेरणादायी ऊर्जा थी कि बहुत फीवर में होते हुए भी मैं आज कार्यक्रम से जुड़ा रहा और मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि मुझे फीवर बहुत ज़्यादा है। सर का जो आज का पाथेय है, जो वक्तव्य है, वह इतना सरल, सहज और प्रवाह के साथ है। सर, एक मेरी छोटी सी जिज्ञासा थी। महंगाई, जो बेरोजगारी का दर है वो लगभग 10% है। हमारे पास जो रोजगार है प्राइवेट सेक्टर या निजी सेक्टर का, कुल मिला के लगभग 8 से 10 करोड़ का रोजगार है। 37 करोड़ लगभग हमारे पास युवाओं का देश है और हम बेरोजगार, 37 करोड़ जो हमारे युवा हैं वो बेरोजगार हैं। तो ये बजट और बजट की जो दशा है और दिशा है, वह कहाँ तक एक नए रोजगार का सृजन कर सकती है या स्टार्टअप को बढ़ा सकती है, क्योंकि हम दुनिया के तीसरे नंबर के स्टार्टअप इकोसिस्टम भी कहलाने का हकदार हो गए हैं। तो उसमें स्टार्टअप और रोजगार सृजन के कितने अवसर और उपलब्ध होंगे? छोटी सी जिज्ञासा। अखिलेश जी, पहली तो बात तो ये कि जो आपने आंकड़े दिए, जी उन आंकड़ों पर थोड़ा सा मुझे कहाँ से है वो, क्योंकि 37 करोड़ लोग तो बेरोजगार हो ही नहीं सकते। 37 करोड़ बहुत ही संख्या है, लेकिन फिर भी बेरोजगारी है देश में। तो ये सर हम लोगों का कोई बहुत आधिकारिक आंकड़ा नहीं है। 37 करोड़ जो युवा हैं उनके विषय में मैंने कहा, लेकिन क्योंकि लेकिन जी नहीं, लेकिन जो आपका प्रश्न जो आपके प्रश्न का भाव है
कि बेरोजगारी को दूर करने के लिए बजट में क्या कहा गया है, मैंने जो है वो उस पर थोड़ा सा प्रकाश डाला था कि सरकार की जितनी भी प्रयास हैं वो सभी उसी दिशा में जाते हैं। क्योंकि जब उपभोग बढ़ेगा तो मांग बढ़ेगी, मांग बढ़ेगी तो निवेश बढ़ेगा, उत्पादक क्षमता बढ़ाने के लिए निजी क्षेत्र बाध्य होगा और रोजगार बढ़ेगा। और उन क्षेत्रों की तरफ मैंने आपसे कहा, एमएसएमई, कृषि क्षेत्र, वो सभी ऐसे क्षेत्र हैं पर ध्यान दिया है सरकार ने जो कि श्रम प्रधान है, और श्रम प्रधान गतिविधियों को भी बढ़ावा देने से रोजगार बढ़ेगा। जो आपका इशारा था रोजगार भी कुछ, तो रोजगार का मतलब सरकारी नौकरी ही नहीं है। रोजगार का मतलब स्व रोजगार उत्पन्न करने की सरकार उस तरह के अवसर सृजित करे जिससे कि स्वरोजगार बढ़े। अर्थव्यवस्था इस तरह से होनी चाहिए कि हर एक व्यक्ति अपने क्षमता के अनुसार जिस तरह का कार्य करना चाहे उस तरह के कार्य को करके आय अर्जित कर सके। तो इस लिहाज से यह बजट उन क्षेत्रों की तरफ ध्यान देती है जो कि रोजगार को बढ़ाएगी, क्योंकि 4-5 वर्षों से सरकार के जो प्रयास थे वो रोजगार वृद्धि में सफल नहीं रहे। स्टार्टअप और एसएमई के लिए, जैसे मैंने आपसे कहा कि लोन आसानी से मिल सके, इसके लिए क्रेडिट सुविधा बढ़ाई गई है। छोटे उद्यमियों के लिए क्रेडिट गारंटी कवर को दुगना कर दिया गया है। नए बिजनेस आइडिया पर काम करने के लिए लोग आगे आ पाए, इसके लिए सरकार ने स्टार्टअप के जरिए सहायता देने की कोशिश की है। स्टार्टअप को कम गारंटी फीस और ज़्यादा लोन लिमिट का फ़ायदा मिलेगा। और जो एमएसएमई पहले से चल रहे हैं, जो निर्यातक हैं, उनको लंबे समय के लिए भी ऋण देने का प्रावधान है। शिक्षा में जो, चूंकि स्टार्टअप आजकल ज़्यादातर स्टार्टअप जो है वो नई टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, इसलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए उत्कृष्टता केंद्र बनाया जा रहा है। उसके लिए भी कौशल आधारित शिक्षा के साथ साथ डिजिटल लर्निंग, माइक्रो क्रेडेंशियल, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार ने इस तरह के सेंटर स्थापित करने की बात की है। जैसा मैंने आपसे कहा कि 10,000 करोड़ रुपए से फंड्स ऑफ फंड की शुरुआत जो है वो स्टार्टअप इकोसिस्टम को बेहतर करने के लिए दी गई है। तो इससे न केवल इनोवेशंस को, नवाचार को और उद्यमिता को, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि एक रोजगार प्रदाता समाज की ओर अग्रसर होने में हम सहायक होंगे। जैसा कि कहा मैंने कि 3 एआई सेंटर फॉर एक्सीलेंट सेक्टर की सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापना के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। यह भी जो है आपको रिसर्च के लिए, इनोवेशन के लिए और स्किल डेवलपमेंट के लिहाज से महत्वपूर्ण। तो अभी जो बेरोजगारी है उस बेरोजगारी को एड्रेस करने के लिए इस बजट में पर्याप्त प्रोविजन किए गए हैं। और अगर बेरोजगारी दर 4% से कम रहती है, अगर 2%, 3% रहती है, 5% से भी अगर कम रहती है, तो उतनी बेरोजगारी तो किसी न किसी कारणों से, कभी कभी जिसको हम लोग बोलते हैं कि वो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, कुछ लोग कुछ समय के लिए जो है बेरोजगार हो गए। दिक्कत तब होती है जब हमारे स्ट्रक्चर के कारण, जो हमारे संरचना के कारण, हमारे कुछ जो फंडामेंटल रीजन है उसके कारण बेरोजगारी है। तो उस स्ट्रक्चरल लैक्स को कम करने के लिए सरकार जो इंस्टीट्यूशनल सहायता दे रही है कि क्रेडिट लिमिट बढ़ जाए, लोगों के स्किल डेवलपमेंट के लिए हमारे शिक्षण संस्थान या इस तरह के जो है केंद्र सेंटर्स खोले जाएं, उस स्ट्रक्चरल गैप को, लैक को कम करने के लिए सरकार विशेष कार्य कर रही है, जिससे कि मांग और अच्छा, इसलिए मांग सृजित होने की बात हो रही है। जब मांग सृजित होगी तो रोजगार। शायद अगर मैं आपके प्रश्न को एड्रेस कर पाया। नहीं सर, आपने बिल्कुल किया। मैं अपने में संशोधन करता हूँ। 37 करोड़ मेरा बेरोजगारी से नहीं था, 37 करोड़ युवाओं का देश है, सबसे युवा देश है। तो उसी आशय से मेरा था कि 37 करोड़ हमारे यहाँ युवा हैं स्टार्टअप से। आपने कई, एक तो ये बता दिया, वो बहुत अच्छा, मेरा वो प्रश्न भी नहीं था, वो भी उसका समाधान और उत्तर आ गया कि हमें रोजगार का अर्थ केवल सरकारी नौकरी नहीं, इस नैरेटिव को भी तोड़ना होगा। और ये बजट उस दिशा में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सर बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस बजट की जितनी बारीक, जितनी सूक्ष्म और स्थूल व्याख्या की है वह बहुत महनीय है। जैसा कि उस ओर संकेत
प्रोफेसर उदय भान सिंह सर ने भी किया, डॉक्टर हर्ष जी ने भी किया, और हम डॉक्टर अरुण जी ने भी उस ओर संकेत किया है। और आपने उस समस्त पहलुओं को, समस्त बिंदुओं को, और बहुत आंकड़े में ना जा करके, आपने बजट के आंकड़ों की परिचर्चा ना करके संपूर्ण बजट का विश्लेषण किया है। वह हमारे लिए बहुत ही महनीय है, बहुत ही अनुकरणीय है, और बजट को समझने में आम आदमी के लिए यह बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। इसकी प्रत्याशा कहीं से भी संशय की परिधि में नहीं आती है। हम लोग 10 लाख 15 लाख तक पहुंच जाते हैं। इसकी आवाज़ आप जाएगी इतने लोगों के बीच, सुनेंगे। और मैं बता दूं, कभी कभी इसे, जैसे महाराज जी यात्राओं पर होते हैं, कहीं यात्रा कर रहे हैं, उनके पास 18 घंटे 20 घंटे का अनवरत कार्य होता है, लेकिन इस वक्तव्य को यत्र तत्र वो सुनते रहते हैं, उनकी दृष्टि इस पर रहती है। आज की यह जो जो महत्वपूर्ण विमर्श आपने आरंभ किया है, यह बात भी वहां तक पहुंचेगी, इसमें कोई संशय नहीं है। सर, आप इस आभासी मंच पर आए और इस पर आपने यह जो महनीय वक्तव्य सबको प्रदान किया है, इसके लिए आपका पूरा लोकपहल परिवार आपका हृदय से आभार और अभिनंदन करता है। श्री अरुण त्रिपाठी जी का, श्री हमारे साथ जो आशुतोष प्रताप सिंह आशु गुरु जी, जी, ऐसे अखिलेश जी, परिवार से। हाँ जी जी। अखिलेश जी, बस केवल कुछ शब्दों में हम जरा सा बोल दें। हाँ, बोल दीजिए बोल दीजिए। ऐसा है कि ये शायद मतलब पहली बार हो रहा है कि वित्त मंत्री महोदया ने सारे थ्रस्ट एरियाज को एक्सप्लोर करके ऑर्गेनाइज, डिसिप्लिन और इनोवेट करके भारत को एक ग्रोथ इंजन के रूप में प्रस्तुत करने का एक बहुत स्तुत्य प्रयास, और भविष्य के जियो इकोनॉमिक चैलेंजेस, जियो फिस्कल चैलेंजेस, और मतलब जियो फाइनेंशियल चैलेंजेस, सारे चैलेंजेस को फेस करने में हम पूर्णतया सक्षम होंगे, और भारत वास्तव में एक जो हमारा स्वप्न है, विकसित भारत एट द रेट ऑफ 2047, मुझको लगता है कि वहां पर हम होंगे और पूरा विश्व हमको मतलब देखेगा। और मुझको बस केवल वही गीत याद आता है, सूरत है जानी पहचानी, दुनिया वालों को हैरानी, वाली स्थिति हमारी होगी। ठीक, तो बस इसी में पे हम वो मतलब करते हैं। हमने कहा कि ये बात पहुंचनी चाहिए कि कोई अगर प्रयास कर रहा है तो उसको आलोचना तो करना बहुत सहज है, लेकिन प्रशंसा के शब्द हमको बटोरने पड़ते हैं, और मतलब प्रशंसा से एक राष्ट्र का मनोबल बढ़ता है, एक राष्ट्र के लिए जो कार्य कर रहा है उसका मनोबल बढ़ता है। जय श्री राम, वंदे मातरम। बहुत बहुत अभिनंदन आशु गुरु जी, आपका आशीर्वाद स्नेह प्राप्त। रामपुर के आप उस घराने से आते हैं जहां से भारत की राजनीति को दिशा मिलती थी, उस स्वयंसेवक परिवार से आते हैं जहां से भारतीय जनसंघ की शुरुआत हुई थी। आपके परदादा जी पहली बार जनसंघ से विधायक चुने गए थे। आपके घर से अटल बिहारी वाजपेयी की राजनीतिक यात्रा शुरू हुई थी। तो आप तो आकंठ राष्ट्रवादी हैं और पूरा जीवन राष्ट्र को समर्पित है। ऐसे गुरु जी को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत अभिनंदन। सर उमेश सर को बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत आभार। और हमारे जितने आज बंधु बहुत जुड़े हैं, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश जी, एक बार पुनः। जी जी सर, बहुत बहुत प्रणाम सर। और मैं मानसी जी से निवेदन करूंगा कि आज के अंकित शर्मा जी कि आज के कार्यक्रम का समारोप करें, समापन करें। अंकित शर्मा जी। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए हमारा YouTube चैनल लोकपहल।